लीजिए कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद विपक्ष को जो है एंटी इनकम्बेंसी का चक्कर घेर लेता था, लेकिन यहाँ तो प्रो इनकम्बेंसी है ना। उसका कारण ये है, ये जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कन्वर्ट किया हुआ है विकास की राजनीति में, तो उसके कारण ये जनता से जो उन्होंने क्रेडिबिलिटी हासिल किया है, तो इसलिए जो है कि हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हम पूर्ण बहुमत के साथ हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है, और फिर ये नए नए काम और जो चीजें रह गई है अब उसको करने की जो है कि बारी है। देखिए, तो पूरा हम बिल्कुल आश्वस्त है सुनील जी, हमें कोई शक नहीं है कि पूर्ण बहुमत नहीं, आप देखिएगा कि हम बिल्कुल 400 का आंकड़ा छूने वाले हैं। जी, डीपी यादव जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? डीपी यादव जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? संपर्क लगता है डीपी यादव जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? हाँ मिल रही है, आपकी आवाज मुझे मिल रही है, आपको मिल रही है मेरी आवाज? आपकी आवाज सर बहुत अच्छे से मेरे पास आ रही है। सवाल सर मेरा आपसे है कि शुरुआती रुझान को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखा जा रहा है कि इंडिया अलायंस 196 सीटों पर आगे चल रहा है। जी सुनील जी, निश्चित रूप से देखिए बहुप्रतीक्षित घड़ी आ गई है और मतगणना शुरू हो चुकी है, और हमें और थोड़ा इंतजार करना चाहिए, जिससे कहीं न कहीं जो अस्पष्ट स्थिति का हमें जो है पता चल जाएगा। आप देखिए जिस प्रकार से सुनील जी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, जिन परिस्थितियों में हुआ है, मैं भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस चुनाव को मुद्दे पर लड़ा है, जो नफरत, नकारात्मक, झूठ, जुमले की राजनीति को नकारते हुए विकास की राजनीति को, महंगाई को, बेरोजगारी को समाप्त करने की राजनीति को जनता ने पसंद किया है। और अभी हमें और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। निश्चित रूप से जनता इंडिया गठबंधन को सर आंखों पे बैठाएगी, जनता इंडिया गठबंधन को बहुमत देगी, हमें पूरा ये भरोसा है, लेकिन स्पष्ट नतीजों के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। सुनील जी देखिए, सुनील जी जब हम लोग फील्ड में गए, हम लोगों ने लोगों से चर्चाएं की, हम लोगों ने लोगों से बातचीत किया, तो एक बात सामने जो सबसे अहम निकल करके आई थी वो ये निकल करके आई थी कि ये चुनाव 2014 और 2019 के चुनाव से बिल्कुल भिन्न चुनाव था। इस चुनाव में लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता तय की थी, जवाबदेही तय की थी। ये चुनाव बिल्कुल एक तरफा नहीं था, केवल एक तरफा संवाद दो चुनावों से होता आ रहा था। प्रधानमंत्री जी केवल बोलते थे और लोग सुनते थे, उन पर विश्वास करते थे, लेकिन इस बार लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपको जवाब देना है, महंगाई के मुद्दे पर जवाब देना है, बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब देना है, झूठ के मुद्दे पर जवाब देना है, नफरत के मुद्दे पर जवाब देना है, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर जवाब देना है, नकारात्मक राजनीति के ऊपर आपको जवाब देना है। तो ये सारे मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में चर्चा के विषय बने हुए थे। अब देखिए फाइनल अभी हमें 2-3 घंटे में फाइनल नतीजे पता चल जाएंगे, उसके बाद ही ज्यादा टिप्पणी की जा सकती है। दीपचंद राठौर जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपचंद जी आवाज मिल रही है सर? धन्यवाद सुनील जी। सर शुरुआती रुझान को आप किस प्रकार से देखते हैं? हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, इसमें काफी प्लस माइनस होगा, किस प्रकार से कांग्रेस इसको देखती है शुरुआती रुझान को? 196 पर आप आगे चल रहे हैं। देखिए मुझे लगता है जो अभी पोस्टर बैलेट शुरू हुआ और इसमें बहुत ज्यादा उसका होने की जरूरत नहीं है। अभी जो रुझान आएंगे तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जो पहला पेटी खुलेगी, उससे उम्मीद करते हैं जो रुझान होंगे वो इंडिया गठबंधन से होंगे। देखिए अभी तो बहुत राउंड बाकी है, लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिसने भी जमीन पे जाकर चुनाव को देखा है या रिपोर्टिंग की है, खुद ये मानते हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लोगों ने इसलिए देखा है क्योंकि अब की बार युवा, महिला और जो सशस्त्र की बात इंडिया गठबंधन करता आ रहा था, इसके पक्ष में इंडिया गठबंधन को अब की बार बढ़त मिलेगी और खुद देश की जनता ये चाहती है कि परिवर्तन हो। जो देश की जनता चाहती है परिवर्तन हो, लेकिन सर रुझानों के हिसाब से देखा जाए बीजेपी बहुत बहुमत से आगे चल रही है। अगर देखा जाए बीजेपी 296 के अप्रॉक्स आ गई है अभी। अगर कहा जाए बीजेपी 400 का पार का नारा देती थी, अगर ना 400 पार हो लेकिन 350 के अप्रॉक्स आ सकती है, अगर रुझानों के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो। देखिए भाई मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, और कई दिनों से बहुत तेज चल रही हवा बना रहे थे जो किससे मेरी तबाही के, अब उन्हें खबर नहीं कि रुख बदल रही हवा।
देखिए अभी तो ये पहला राउंड चल रहा है, जब तक आपको दोपहर के बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो जो रुझान आएंगे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और जो हमारे सारे नेता जो कह रहे हैं 295 सीटें जीतने वाली की जो बात की माननीय राहुल गांधी जी ने, वो क्लियर होने वाली है। जी राजेश जी, आपने सुना दीपचंद राठौर जी को, उनका कहना है कि भी शुरुआती रुझान है सरकार हमारी बनने वाली है, वो हार मानने को अभी तैयार नहीं। आप कह रहे हैं कि हम सरकार बहुमत के आंकड़े के पार जा चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि सरकार हमारी बनने वाली है, अभी इंतजार कीजिए 12-1 बजे तक का। और उनका ये कहना है कि रुझानों से अभी अंदाजा लगाना इतना ठीक नहीं, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है। नहीं, देखिए सुनील जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो सबको देखने का अधिकार है, वो सपना देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना कि अभी जो ये कह रहे हैं कि ये परिवर्तन का नहीं, ये प्रो इनकम्बेंसी है। ये चीज इनको समझना चाहिए कि भाई ये जो जीत है ना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कलेक्टिव लीडरशिप की जीत है। उनकी विश्वास, जो जनता ने उनपे जो विश्वास जताया है, चाहे वो केवल मोदी जी के कार्यों की जीत है, उनके आचार विचार नीतियों का नियत का जीत है। देश मोदी जी के नियत को समर्थन करता है, मोदी जी के कार्यों का समर्थन करता है, और ये मोदी जी की गारंटी की जीत है। देश आज मोदी जी के साथ है। जो उन्होंने काम किया और जनता ने जो विश्वास हासिल किया है सुनील जी, आप देख रहे हैं कि ये प्रो इनकम्बेंसी 10 साल शासन करने के बाद आप समझिए कि लोगों के साथ जो है एंटी इनकम्बेंसी का जो तमगा है वो लग जाता है। लेकिन आज वही जनता है, और बिल्कुल वो एक जो 2014 के पहले राजनीति में जो क्रेडिबिलिटी जो नेताओं ने अपना खो दिया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस क्रेडिबिलिटी को हासिल किया। वो जो क्रेडिबिलिटी है वो जनता के बीच में, और जनता आज प्रधानमंत्री जी के गारंटी को, प्रधानमंत्री जी के नियत को, उनकी नीतियों को आज पसंद कर रहा है। इसीलिए आज चाहे ये जीत जो है, ये 4 करोड़ लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास के तहत जो आवास मिला, या 25 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा से निकालने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो उसकी जीत है। और अब देखेंगे कि जो समय व्यतीत होगा और जो है कि काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी, आप देखिएगा कि एनडीए लगभग 400 का आंकड़ा, मैं सुनील जी फिर आपसे कह रहा हूँ कि हम 400 के आंकड़े को छूने वाले हैं। आप देखिएगा कि 400 से कम सीटें हमारी आने वाली नहीं है। और जो क्योंकि वो काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, देश की जनता का जो उन्होंने विश्वास हासिल किया है, उस बूते पे हम लोग जा रहे थे, जमीन पे जा रहे थे। और इन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं ना, ये जमीन पे तो जाते नहीं है, इनको जमीन पे उतर के काम करने की जरूरत है सुनील जी, क्योंकि ये जमीन पे तो जाते नहीं, ये हवाई बातें करते हैं कि हमारी सरकार। अरे भाई, आप कभी जो है ऐसे थोड़ी फटाफट करने से पैसे आते हैं। जब आप लोग उनसे पूछते थे, हम तो तमाम जो है कि चैनल पे डिबेट भी देखते थे, और नेताओं मंच पे जो है कि राहुल गांधी जी कर रहे खटाखट 1 लाख रुपए आ जाएंगे। अरे आप जो है नोट छापने की मशीन भी जनता को दे देंगे ना, तो उस पर विश्वास करने वाली जनता ने, क्योंकि जानते हैं कि फर्जी बात बोलते हैं लोग, उसका कोई आधार नहीं होता। जब आप लोग पूछते थे कि भाई ये पैसा कहाँ से लाएंगे, उसका क्या है, रोड मैप क्या है, क्या मॉडल है, कहाँ से आप लेकर के आएंगे, कैसे जनता में, तो उसका कोई उनका आधार नहीं। बेसलेस बात करते, कोई उसका आधार नहीं है सुनील जी, हवाई बात करते। तो इसलिए जनता उस चीज को जानती है कि भाई जो काम कर रहा है उसको काम करने दीजिए। आज वो जनता जिसको 80 करोड़ लोगों को आज आजाद मिल रहा है, तो वो पर्सन करके वोटिंग किया हुआ है। और आज जो है आप देख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ हैट्रिक बनाने जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुनील जी। दीपचंद राठौर साहब, आपने सुना राजेश जी को, उन्होंने कहा कि हमने धरातल पर जाकर काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की, उनकी स्कीमों को जनता ने सिर आंखों पर लिया, इस प्रकार से रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। वो तो ये कह रहे हैं राजेश सिंह जी कि हम 400 क्रॉस करने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि अभी आंकड़ा बढ़ेगा तो इंडिया अलायंस आगे जाएगा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 296 पे हम हैं, लेकिन अभी थोड़े समय बाद हम 400 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो आदरणीय सुनील भाई, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनसे पूछे कि आप 5 किलो राशन देना आपकी उपलब्धि है, 1.5 GB डाटा देना आपकी उपलब्धि है। अगर ये उपलब्धि है तो आपको मुबारक हो। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश नहीं मिल रहा है। मेरे विचार से इस देश की जनता झूठ और नफरत पर अपनी मौन नहीं लगा रही है। मेरे विचार से इस देश में लोकतंत्र की आवाज खुलने जा रही है। और आप देखिएगा आगे कि
जैसे ही मतलब पेटियां खुलेगी तो इंडिया गठबंधन की ओर बढ़त मिलती जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2004 के अंदर कांग्रेस पार्टी 147 सीटें लाई थी और 2004 में भारतीय जनता पार्टी 180 सीटें लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन से सरकार बना ली थी। और अब की बार ये देखिएगा जो 9% का जो मार्जिन है ना, तो सुनील भाई 9% का जो मार्जिन है इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और 9% का मार्जिन कम से कम 90 से 100 सीटें को कवर करता है। ये शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल चुके हैं। और जो अब की बार देश के अंदर देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह महंगाई की बात करी है, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, युवाओं की बात नहीं कर रहे हैं, ये उसकी वोट की चोट आपको अब की बार देश की जनता देने जा रही है। और जो आपका 400 का आंकड़े का जो पार था, वो 400 का जो नारा था, वो तो आपके खुद के मुंगली लाल के सपने होंगे। और तीसरी बार मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कह रहा हूँ कि इस बार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राजेश जी, सुना आपने राठौर साहब क्या कह रहे हैं कि जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, प्रधानमंत्री अब पूर्व प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जवाब दीजिए। लेकिन आप रुझानों के हिसाब से बीजेपी को पूर्ण बहुमत, रुझानों में पूर्ण बहुमत के करीब पहुंच गए हैं और आप कह रहे हैं कि 400 के अप्रॉक्स हम पहुंचने वाले हैं जैसे जैसे तस्वीर साफ होती जाएगी। कहाँ पूर्ण बहुमत में आप देखिए 245 पे चल रहा है, 242 पे इंडिया गठबंधन चल रहा है। बताइए कहाँ है टक्कर, कहाँ है? देखिए सुनील जी, आप आगे देखिए अभी क्या होता है कि अभी तो ये लोग मुंगेरी लाल के सपने जो है कि ये देख रहे हैं चुनाव के समय से ही। मैंने कहा ना कि हवाई बातें करते हैं, इनका कोई आधार तो होता नहीं। अरे 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके ले आना ये कोई सामान्य बात है क्या? आप देखिए ना कि वो मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़कर के वोटिंग किया है। कारण उसका है कि उनके डिग्निटी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था हलाला के नाम पर, जो है ट्रिपल तलाक के नाम पर, तो आदरणीय प्रधानमंत्री कोई सपने में सोचा था क्या कि मुस्लिम महिलाओं को भी कभी मान सम्मान मिल सकता है? तो ये जो ट्रिपल तलाक को समाप्त करके उनको भी एक मान सम्मान देने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। तो जो महिलाओं के मान सम्मान को उन्होंने बढ़ाया है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आए हैं, ये जो 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है, तो ये आप देखिए ना जनधन खाते के तहत जो 50 करोड़ लोगों का जो है अकाउंट खुला है और आयुष्मान भारत के तहत जो है कि 50 करोड़ लोगों को जो उसका लाभ मिला है। तो ये सब लोग निकले हुए, इन्होंने एक जो है कि जो संकट था, विश्वास का संकट 2014 के बाद से जो राजनीति में था, उस संकट को पूरा किया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और वो जनता की क्रेडिबिलिटी को जो उन्होंने हासिल किया है, आज इसका ये परिणाम है कि हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और ये तो हवाई बातें करते हैं ना। आप ये देखिए कि चाहे वो रुझानों की बात हो, और जब वो रुझान जो है रिजल्ट में जब कन्वर्ट होने लगे थे, तो आप देखिएगा कि इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये तिहाई का अभियान तो छूने वाले नहीं है, ये नहीं सुनने वाले हैं। सुनील जी, आप देखिएगा कि पूरा इंडी गठबंधन मिलकर के 100 के अंदर रहने वाली है। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम ये बैठे हुए चैनल पे, और आपको मैं कह रहा हूँ कि इनको भी बुलाइएगा जब रिजल्ट शाम को जो है आ जाएगा, तो देखिएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि काम हुआ, पहले कैसा कागजों में काम करते थे। जब इनकी 2014 के पहले से जो इनकी सरकार थी, जो उन्होंने शासन किया 70 साल तक, तो केवल कागजों में काम होते थे और आज जमीन पे काम हो रहे हैं। तो इनको जमीन पे उतरने की जरूरत है। ये लोग हवाई बातें छोड़ करके मैं एक नसीहत देना चाहता हूँ सुनील जी आपके माध्यम से विपक्ष के लोगों को, इंडी गठबंधन के लोगों को, कि जमीन पे उतरिए, जमीन पे उतर करके काम करिए। आज भी देखिए जब सर्वे चल रहा था, सब काम चैनल वालों का या बाकी लोगों का जो सर्वे चल रहा था, तो देश की जनता ने कहा कि 80% लोगों की पसंद मोदी जी थे, 20% जो है कि राहुल गांधी जी थे। तो हमें तो कोई जो है कि उसमें अतिशयोक्ति भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वो जो पहले तय था ना, जिस जो है प्रधानमंत्री के क्रेडिबिलिटी 80% जनता के बीच में 80% लोग जो है उनको वोटिंग कर रहे हैं, और उसके कंपेरिजन में 20% लोग, तो आप ये समझिए कि कहाँ पे ये टिकते हैं। तो ये 100 के अंदर सिमटने वाले हैं सुनील जी, आप देखिएगा रिजल्ट आने दीजिए। डीपी यादव जी, सुना आपने राजेश जी को। राजेश जी ये कह रहे हैं कि अभी आपकी और बातें निकलने वाली हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं जल्द ही, और बीजेपी रुझानों के बाद और आगे जाएगी। लेकिन सर देखा जाए डीपी यादव जी
रुझानों में बीजेपी को इस प्रकार से देखा जाए बहुमत मिल गया, बहुमत का आंकड़ा 272 है, 296 में बीजेपी आगे चल रही है। सवाल मेरा आपसे ये है, वो कह रहे हैं कि धरातल पर आपने काम नहीं किया, जनता के बीच में आप धरातल पर नहीं गए, जिससे जनता आपसे नाराज दिखी और हमसे खुश है। और रुझानों में जो नतीजे, जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी उस पर गदगद है। डीपी यादव जी। देखिए, निश्चित रूप से सुनील जी, अभी कुछ घंटों में स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी, किसको बहुमत मिलना है, किसको नहीं मिलना है, उसके बाद ही ज्यादा टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन आपको बताऊं, एक कदम गोंडवी का शेर है कि तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आपकी दावा किताबी है। तो जो हकीकत बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र, चाहे बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, आर्थिक विषमता को लेकर, स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर, उसको हम लोगों ने देखा है, उसकी जमीनी हकीकत हम लोगों ने देखी है, उसकी सच्चाई हम लोगों ने देखी है। लेकिन आप देखिए, अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, जीतेंगे या वो जीतेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जनता का जो दर्द है उसको हम लोगों ने महसूस किया। हम लोग जनता के बीच गए, अपनी बात को कहा जनता को। अब अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा किसको बहुमत मिलता है, किसको नहीं मिलता है। लेकिन आप ये मानिए, 140 करोड़ जनता ने इस बार सीधे प्रधानमंत्री से सवाल किया है, प्रधानमंत्री से सारी चीजों का ब्यौरा मांगा है, मांगा। आज देखिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि IIT के पढ़े हुए 40% जो छात्र हैं, वहां से पास उनको रोजगार के लिए, नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये कौन सा विकास है, ये कौन सा रोजगार? हर इंडेक्स में भारतवर्ष पिछड़ता जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य का सूचकांक हो, चाहे वो भुखमरी का सूचकांक हो, आप चाहे देखिए वो हैप्पीनेस का इंडेक्स हो, सूचकांक हो, तो हर मोर्चे पर भारतवर्ष कहीं न कहीं पीछे हो रहा है। लेकिन चुनावी आंकड़े, चुनाव किस प्रकार से जीते जाते हैं, कैसे जीते जाते हैं, ये तमाम जो है चीजों का मल्टीपल इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। इसको एक नजरिए से इसको नहीं आप देख सकते हैं। डीपी यादव जी, ये सारी बातें ना आज मुझे बहुत अटपटी लगती है। अगर इस प्रकार से आप बातें कहते हैं कि IITians वहां पर जा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। अगर जनता ने एक सेकंड सर, एक सेकंड डीपी यादव जी, एक सेकंड सर, डीपी यादव जी, एक सेकंड सर, बेरोजगारी पर, उन मुद्दों को लेकर लंबे समय से हम लोग घेरते आ रहे हैं। सवाल ये कि जो जनता ने जनादेश दिया उसका सम्मान होना चाहिए, जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए सर। अगर इन्होंने काम किया, आपने काम किया, या किसी और ने काम किया, किसी और पार्टी ने किया, तो जनता जो जनादेश दे रही है उसका सम्मान हो। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है सर, जनता ही जनार्दन है। लेकिन मैं कहाँ स्वीकार कर रहा हूँ, मैं तो सम्मान करता हूँ जनता का आदेश सर आंखों पे। अगर हमें जनता ने नहीं वो सम्मान दिया तो बिल्कुल हम जाएंगे, दोबारा संघर्ष करेंगे। मैंने कहा था उससे डिस्ट किया, मैंने कहा कहीं कहा किया उससे, लेकिन जो मुद्दे हैं वो तो मुद्दे रहेंगे सुनील जी। और ये जो बेरोजगारी का आंकड़ा मैं IITians के लिए बता रहा हूँ, ये मेरे द्वारा नहीं करा गया है। आप पढ़िए, आप उसको देखिए, अभी आप उसको सर्वे करिए, गूगल करिए, आप देखिए, वो सच्चाई सामने आएगी, वो हकीकत है। 40% स्टूडेंट आज की तारीख में लिए जो IIT के पढ़े हुए, बाकी की आप बात छोड़ दीजिए। दीपचंद राठौर जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ सर, देखा जाए जो रुझान आ रहे हैं वो आपको हमने बता दिए हैं, और देखा जा रहा है कि कुछ सीटों पर आप आगे चल रही है कांग्रेस। चाहे रायबरेली की बात की जाए और वायनाड की बात की जाए तो राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। बहुत सी जगह से कांग्रेस आगे चल रही है। दक्षिण दिल्ली से देखा जाए कांग्रेस आगे चल रही है, नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, आप इंडिया अलायंस के। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है तो आखिरकार कमी कहां रहेगी? बड़ी खबर आपके साथ देखा जा रहा है, यूपी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। यूपी में कांटे की टक्कर, रुझानों में यूपी में बड़ा उलटफेर के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। यूपी में एसपी 32, बीजेपी 25, कांग्रेस 6 पर आगे चल रही है। यूपी में कांटे की टक्कर, रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। यूपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है रुझानों में। यूपी में बड़ा उलटफेर के संकेत साफ निकलकर सामने आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे। यूपी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मतगणना लोकसभा चुनाव की लगातार जारी है उत्तर प्रदेश में। देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर नजर आ रही है। राठौर साहब,
राठौर साहब, उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मेरी आवाज मिली राठौर सर आपको? आ रही सर। कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी 25, कांग्रेस और आपका अलायंस भी कांटे की टक्कर दे रहा है। किस प्रकार से देखते जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं? बड़ा उलटफेर नजर आया है उत्तर प्रदेश में। राठौर साहब देखिए सुनील भाई, कांटे की टक्कर तो होना वाजिब है, क्योंकि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के साथ झूठ बोला है, देश की महिलाओं को धोखे में रखा, जैसे इन्होंने कहा भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि भाई हमने उज्ज्वला योजना दी। अरे भाई उज्ज्वला योजना तो दी, जिस तरह पे महंगाई, हमारे टाइम में सिलेंडर 400 रुपए का था, इन्होंने 1100 रुपए करा। इन्होंने कहा था कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, 6 साल में 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। उस पर देश के प्रधानमंत्री ने बात नहीं करी। इसलिए देश का युवा, देश का श्रमिक, देश का किसान अब की बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में वोट डाला है। और हमने जितने लोगों ने मतदाता की नब्ज को हाथ रखने की कोशिश की है, उसमें जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। और अभी तो आप देखिएगा कि जमीन रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस की सीटें और बढ़ेगी, जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हर जगह मतलब इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ती जाएगी। और दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत और इतना ज्यादा मार्जिन होगा कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं, क्योंकि अब की बार जो वोट पड़ा है वो झूठ के खिलाफ पड़ा है, तानाशाह के खिलाफ पड़ा है। क्योंकि देश की जनता ने देखा है जिससे देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता के मुसल के साथ खिलवाड़ करा, लोगों को साथ मतलब लोगों की जो भावनाओं को ठेस पहुंचाई। आज देश का मतदाता ये देख रहा है कि जो मैंने वोट मतलब भारतीय जनता पार्टी को चोट से दे रहा हूँ वो बहुत सही दे रहे हैं, क्योंकि देश की जनता बिल्कुल समझ चुकी है देश का प्रधानमंत्री। अगर 10 साल के अंदर देखा आपने चुनाव के अंदर किसे देश के प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र, मटन, मछली, आप बताइए लोकतंत्र के महापर्व को देश के प्रधानमंत्री ने मुद्रा का शब्द तक कह दिया, तो आप इससे शर्मनाक शब्द क्या होना चाहिए। लेकिन किसी भी मीडिया ने, किसी भी देश लोकतंत्र के महापर्व के ऊपर किसी भी चैनल ने ये नहीं कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने मुद्रा शब्द का इस्तेमाल क्यों करा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसलिए जनता अब की बार इनको सबक सिखाने जा रही है। क्योंकि अगर 10 साल में देश के प्रधानमंत्री ने काम करे होते तो काम गिनाते। अगर मैं तो इनसे पूछना चाहता था कि जो आपने नोटबंदी लाए तो आपने नोटबंदी पे क्यों नहीं वोट मांगे? जो आपने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे उसको आपने क्यों नहीं वोट मांगे? आपने कहा था हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपने उस पर वोट क्यों नहीं मांगाई? आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसको आपने क्यों नहीं वोट मांगे? लेकिन देश के प्रधानमंत्री इससे वोट नहीं मांगते हैं, वो मीट, मछली, मुस्लिम लीग, मुजरा, 2 भैंसे, 2 टूटियों पे आके खड़े हो जाते हैं। तो ये देश के प्रधानमंत्री का स्तर इसे दिखाता है कि देश के प्रधानमंत्री स्तर किससे नीचा गिरता गया है। और देश की जनता भी जानती है कि अब की बार देश की भलाई के लिए कौन सी पार्टी ठीक है। और इंडिया गठबंधन बिल्कुल पूर्ण बहुमत के करीब जा रही है। और आप देखिएगा 2-4 घंटे के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कह रहा हूँ कि अब की बार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जी, सुना आपने राजेश जी, वो कह रहे हैं कि इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। और आपको बता दें जो हमारे पास फ्रेश अपडेट आ रही है, डिम्पल यादव 11,000 वोटों से आगे चल रही हैं, राहुल गांधी वायनाड से 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं और अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल आगे, स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन, बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यूपी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर एनडीए और इंडिया अलायंस में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आगे चल रहे हैं। आपको बता दें यूपी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो एनडीए इंडिया अलायंस में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर, और हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी पीछे चल रहे हैं। यूपी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 33 सीटों पर इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। राजेश जी, किस प्रकार से देखते हैं? मैनपुरी से डिम्पल यादव आगे, अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं और इलेक्शन कमीशन की साइड से देखा जा रहा है वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं। जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं, मंडी से कंगना रनौत पीछे चल रही हैं, राहुल गांधी वायनाड से 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। राजेश जी, नहीं देखिए सुनील जी, आप देखते जाइएगा उत्तर प्रदेश को लेकर के मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश से ही नहीं, पूरे देश में आज की तरक्की जो है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी है। साउथ में जहाँ लोग ये कहते थे कि केवल नॉर्थ की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आज देखिए साउथ में भी चमत्कार कर रहे हैं, हम बंगाल में भी चमत्कार।
तो ये जो डिलीवरी हुई है ना, जो काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसकी जो डिलीवरी हुई है, पहले केवल ये फीता काटते थे, आज हम डिलीवरी कर रहे हैं, तो उसके कारण आप देखिए कि पूरे देश में हमारी स्वीकारोक्ति बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश में तो जो लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन हुआ है और माफियाओं को जो शिकंजा कसा गया है, तो और जो सपा बसपा के साथ जो जनता ने जंगल राज को देखा है, तो उस जंगल राज को भूली नहीं है जनता। तो उत्तर प्रदेश को शुरुआती रुझान है, कहीं पे कम ज्यादा आपको रुझानों में लग रहा होगा, लेकिन अंततः आप देखेंगे कि हम लगभग 65 से 70 सीट जीतने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। सुनील जी, उसमें कोई जो है 70 सीट से नीचे हम आने वाले नहीं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लोग के बिल्कुल आश्वस्त हूँ, और मैं बंगाल में भी अच्छा कर रहा हूँ, साउथ में भी अच्छा कर रहा हूँ, कर्नाटक। बड़ी खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे हो गई हैं, मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल पीछे हो गए हैं। आपको बता दें हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं रुझानों में, गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव आगे चल रहे हैं, सिवान से हिना साहब आगे चल रही हैं, और गांधीनगर से अमित शाह 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे। जौनपुर से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, घोसी से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, काराकाट से पवन सिंह रुझानों में आगे चल रहे हैं, आजमगढ़ से निरहुआ जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं पीछे चल रहे हैं, यूपी में कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है, सहारनपुर गाजियाबाद से कांग्रेस आगे चल रही, कोटा से ओम बिरला पीछे चल रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के आगे चल रही है, और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे, स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में पीछे चल रहे, सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। इसी के मुताबिक यूपी में इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर आगे, सेंसेक्स में 22,000 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली, मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही हैं, और मेरठ से अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं, फ्रेश अपडेट हमारे पास आ रही है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे चल रहे, समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव आगे चल रहे हैं, और सिवान से हिना साहब आगे चल रहे। हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए। राजेश जी, जिस प्रकार से देखा जाए कई सीटों पर जो कि बीजेपी का गढ़ कही जाती थी, वहां से आप पीछे हो गए हैं। राजेश जी। नहीं, देखिए सुनील जी, ये तो मैंने कहा ना कि जो शुरुआती रुझान है, अभी तो 3 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो ये आप देखते होंगे कि कहीं कहीं किसी बूथ पर किसी का वोट ज्यादा होता है, किसी का वोट कम होता है, तो ये ऊपर नीचे का मामला चलता रहता है। लेकिन अंततः मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश से 70 से कम सीटें हमारी नहीं आएंगी। उत्तर प्रदेश में हम 70 सीटें जीत करके आने वाले हैं, क्योंकि जनता जनार्दन ने जिस प्रकार वो जंगल राज को देखा है, आज जो है उस जंगल राज को स्वीकार नहीं कर सकती है। और जनता ने वोटिंग किया। आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, जो विकसित भारत का संकल्प लेकर के चले हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का कार्य हुआ है, तो देश के उत्तर प्रदेश की भी जनता जो है आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के साथ है। और आप देखेंगे कि जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो उसमें हम जो है कि जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे। आपको सुनिए डीपी यादव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अब अभी अप डाउन होंगे, लेकिन कह रहे हैं कि जब भी रिजल्ट पूरे कंफर्म होंगे, राजेश जी कह रहे हैं, तो हम 70 सीटें प्लस में जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ये बंद करिए बेटा। लगभग आधे घंटे से हम लोग डिबेट कर रहे हैं। जब इनकी पार्टी आगे थी तो ये बता रहे थे प्रचंड जीत होगी, हम कह रहे हैं अभी शुरुआती रुझान है। तो मैं तो ये शुरू से कह रहा हूँ कि ये शुरुआती रुझान है, जीत ही होगी हमारी। शुरुआती रुझान दिया सप्लीमेंट देखिए, फाइनल चीजों पर हम पहुंचेंगे सुनील जी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात है सुनील जी, आज देखिएगा हम शुरू से कह रहे हैं, मैं तो आपके टीवी चैनल पर लगातार बैठता हूं और डिबेट होती रहती है कि जनता इस बार मूलभूत मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। मैं 140 करोड़ जनता को धन्यवाद देता हूं कि जिसने प्रधानमंत्री के नकारात्मक राजनीति को, झूठ की राजनीति को, नाटक के राजनीति को, नौकरी के राजनीति को, जुमले के राजनीति को, सांप्रदायिकता के राजनीति को नकार दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने लाख कोशिश किया कि ये सांप्रदायिक राजनीति करें, वो झूठ की राजनीति करें, जुमलों की राजनीति करें, जनता को डाइवर्ट करें मूलभूत मुद्दों से। लेकिन जनता ने कहा ना 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 ना, अब बहुत हो गया प्रधानमंत्री जी, 10 सालों में आपने हमको बहुत पीछे कर दिया है, 10 सालों में आपने हम लोगों को बहुत बरगलाया है, बहुत झूठ बोला है, बहुत राजनीति है। अब अगर राजनीति होगी भारतवर्ष में तो मूलभूत
मुद्दों पर होगी, महंगाई पर होगी, बेरोजगारी पर होगी, आर्थिक विषमता पर होगी, देश आर्थिक कर्ज के ऊपर होगी, देश जो विभिन्न कार्यों में पीछे जा रहा है उन पर होगी, देश की बहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर होगी। जी, इस देश का युवा आप देखिए सुनील जी, जो 2014 में 18 साल का था, जो पहली बार वोट किया था प्रधानमंत्री को उनके वादों के नाम पर, वो आज 28 साल का हो गया। लेकिन फिर भी जहाँ का था वो वहीं पर रह गया, उसको रोजगार मिला नहीं, नौकरी मिली नहीं। आज सरकार ने 30 लाख के ऊपर पद खाली है, विभिन्न विभागों में कई पद खाली है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसको भरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना तो उसके लिए कोई नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, ना कोई निर्देश दे रहे हैं विभागों को। तो सब समझ रहे हैं, देश के लोग जान रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं इस देश के लिए, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बदलाव प्रदेश का नियम है और लोग बदलाव करते हैं, हम कहाँ इससे इनकार करने की। इसी देश की जनता ने 2014 में प्रधानमंत्री को सर आंसू पर बैठाया था, उद्योग का लिए तो वही बात सही थी। लेकिन अब 2024 आ गया है, गंगा में बहुत पानी बढ़ चुका है, 10 सालों का इतना महत्वपूर्ण समय व्यतीत हो चुका है, लोगों को इंतजार अब नहीं हो रहा है, अब धूप में लोग नहीं फंसने वाले हैं। अब देखिएगा जो अभी 2-4 घंटे बाद जो हम उसके सामने सीन होगा, जो कहीं ना कहीं तस्वीर होगी चुनाव परिणाम को लेकर के, वो बिल्कुल अलग होगी, जिसकी कोई किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो निश्चित रूप से आप देखिए, हम उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, नेट टू नेट फाइट हो रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम 60+ सीटों पर जाएंगे। हम हवा नहीं कहते हैं, हम पूरी 70 या 80 चुनाव में जब लेकिन 60+ हम रहेंगे। हम उसमें कितना प्लस होता है ये समय बताएगा। देखिए इनसे महत्वपूर्ण नेता स्मृति ईरानी आई थी, क्या आप स्मृति ईरानी को नहीं जानते हैं, जिन्होंने कहा था कि हम 11 रुपए किलो देंगे, सिलेंडर लेकर के सर पर घूमती थी, समिति वासियों से उन्होंने क्या क्या वादे किए थे। लेकिन अब वोट की राजनीति बहुत जुमलों की राजनीति, तो जनता इससे उपयोग चुकी है। अब देखिए इन्होंने अरुण गोविल, जिसको कोई नहीं जानता था, बॉलीवुड से आप थोप रहे हैं, अभिनेताओं को कह रहे हैं, होगा जिनको आजमगढ़ की जनता ने उपचुनाव में अवसर दिया था, वो भी जनता के बीच में। तो ये सारी चीजें हैं, देखिएगा पुलिस के अच्छे अच्छे देखा इस बार चुनाव में आ रही है, और निश्चित रूप से जनता इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाते हुए, और भारतवर्ष में आज एक नए सूरज का उदय हुआ है और नई सरकार। बिल्कुल, हमारे पास जो फ्लैश अपडेट आ रही है रुझानों में, उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर निकलकर सामने आ रहा है। इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि 42 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे चल रहा है, 36 सीटों पर देखा जा रहा है एनडीए आगे चल रही है। लेकिन ये अमेठी से किशोरी लाल 36,000 वोटों से बताया जा रहा है आगे चल रहे हैं। हमारे पास जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस के हमारे साथ दीपचंद राठौर जी है। दीपचंद राठौर जी, क्या आपको लगता है कि जनता ने इस बार जो वोट दिया किस आधार पर दिया? हालांकि अभी अप एंड डाउन्स लगे हुए हैं, क्योंकि देखा जाता है किसी विधानसभा में किसी का वर्चस्व होता है, किसी विधानसभा में किसी का वर्चस्व होता है, और जिस विधानसभा से वोट खुलते हैं तो वहां का ही ग्राफ अप डाउन हो जाता है। तो अभी जल्दबाजी होगी कहना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। दीपचंद राठौर जी, किस प्रकार से देखते हैं जो रुझान अभी आ रहे हैं और जिस आधार पर जनता ने वोट किया? आदरणीय सुनील भाई, देखिए जो आपकी बार देश की जनता ने राष्ट्र के मुद्दों पर वोट ना देकर जनमानस के मुद्दों पर वोट दिया है, चाहे वो महंगाई पर हो, चाहे बेरोजगारी पर हो, चाहे युवाओं की बात करो, चाहे किसानों के ऊपर। देखिए आपने देखा होगा देश के किसान किस तरह एक साल तक रोड पर पड़े रहे, और देश के किसान को इसी देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी और अफगानिस्तान का, ये वही भारतीय जनता पार्टी है। तो देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए और सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। देखिए अगर तानाशाही कोई भी हो, तानाशाही अगर ज्यादा बन जाए, जैसे आप बात करें तो पुतिन हो, चाहे तुर्की हो, चाहे रूस की बात करें, तो हमें ऐसा देश ही चाहिए। हमें वो देश चाहिए जो देश की जनता की आवाज को सुनता हो। हमें 56 इंच का दिल नहीं चाहिए, हमें वो दिल चाहिए जो देश के लिए धड़कता हो। पर देश के प्रधानमंत्री को तो सिर्फ सत्ता की सीट चाहिए, और सत्ता की सीट के लिए उन्होंने देखा होगा किस तरह महाराष्ट्र को तोड़ा, किस तरह कई राज्यों को तोड़ा, राजस्थान को भी तोड़ने की कोशिश करी। लेकिन कहीं ना कहीं अब देश की जनता समझ चुकी है, भाई हमें तो ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे लिए काम करे।
अब की बात देखिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कह रहा हूँ कि इतना बड़ा परिवर्तन होगा जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और जो दलितों का वोट इतनी भारी संख्या में इंडिया गठबंधन को पड़ेगा अपना संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 9,400 पार का, तो देश की जनता समझ चुकी थी, क्योंकि जिस तरह इनके नेता तो कह रहे थे कि हम संविधान को चेंजिंग कर देंगे, 400 पार का नारा, तो वो देश की जनता समझ चुकी है कि ये अब की बार इस देश के अंदर क्या करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो इसलिए देश की जनता ने बिल्कुल सही वोट किया है। और अभी आप देखिए, रुझान देखिएगा कि अब की बार जो रुझान आएगा वो एनडीए के खिलाफ आएगा और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। और जो जिस तरह के आपने अभी देखे कि जो वादे करे थे 10 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने, वो एक भी वादा देश के प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं करा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तो ये खासियत है कि देश के प्रधानमंत्री का महामंडल करने की आदत है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, लेकिन वो सच्चाई को सामना नहीं करते। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगाई है, नहीं इनके लिए बेरोजगारी है, नहीं इनके लिए रोजगार है, ये तो ये सब बोलते हैं कि सब कुछ सही है। अरे आप ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर 100 स्मार्ट सिटी की तो बात करते हो आप, एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए आप, कितने हॉस्पिटल बनाए 10 साल में वो बता दीजिए आप, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बस एक आंकड़ा लेकर आ जाते हैं, झूठा आंकड़ा, उसी पे ये सर्च करते रहते हैं सारे प्रवक्ता। देखिए, जमीन हकीकत अलग है। और आंकड़ों के ऊपर अगर देखेंगे तो देश के प्रधानमंत्री तो भगवान बन चुके हैं। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं तो बायोलॉजिक पैदा हुआ हूँ। तो देश की जनता समझ चुकी है कि हमें तो देश चलाने के लिए भगवान नहीं चाहिए, हमें देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री चाहिए। जी राजेश जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? देखिए सुनील जी, जगह समाजवादी कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग जब किसानों की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो वह आपको तो लगता है सुनील जी, ये इन्हीं के साथ ही समाजवादी उत्तर प्रदेश में थी। तो ये जब वहाँ पे जो है कि सूखा की स्थिति थी और बाढ़ की स्थिति थी, जब किसान जो है आत्महत्या कर रहा था, तो 23 रुपए के चेक बांट रहे थे उत्तर प्रदेश में 2015 में। अरे राजेश भाई, किसानों को खालिस्तानी किसने कहा? आप लोगों ने कहा, हमने तो कहा नहीं आप लोगों को। अगर आप महिलाओं की बात कर रहे हो, करिए, अंदर डालिए, मणिपुर पर आप शब्द नहीं बोलते हो। महिला खिलाफ जो हमारे देश की महिला बेटी है, आन और बान और शान, जो देश के लिए मेडल लाती है, तो वो इतना ये ऐसे यौन शोषण के वर्ग भूषण पर आरोप लगाती है, जब आप मौन वर्ग क्यों नहीं बोलते? आप स्वार्थी माली की बात करते हो। आपको हमारे देश की आन बान शान बेटी, मैं तो कह रहा हूँ कि देश की महिला के साथ जब अत्याचार होता है वो गलत है, चाहे किसी पार्टी के अंदर हो। अगर मेरा पार्टी के अंदर नेता कोई भी गलत काम करता है तो मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं गलत का साथ नहीं देकर उसके खिलाफ खड़ा रहूं। पर आप लोग तो गलत के साथ खड़े होते हो। हाँ सुनील जी, देखिए गलत के साथ कौन खड़ा हुआ है? ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और जिसके साथ ये गठबंधन किए हुए हैं, उसके मुखिया जी करते थे, तो ये तो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। कौन है? आपका गठबंधन है, 4,000 लड़कियों के साथ करा है। शर्म आनी चाहिए राजेश भाई, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। के गठबंधन को आप बाहर करिए, दल से बाहर करिए, आपने हिम्मत है तो वो नहीं करोगे आप। खाली राजनीतिक फेंकने से देश ही चलता है। आप अगर हिम्मत है तो बाहर करिए, बोलिए हमें चलवाने वाले लोग के गठन दल का वोट नहीं चाहिए, बोलिए आप चैनल में, हिम्मत है तो नहीं बोलेंगे आप। महिला सुरक्षा की बात करते हैं। अरे भाई, आप जब महिला सुरक्षा पे बात करते तो हास्यास्पद लगता है, आप किसानों की बात करते तो हास्यास्पद लगता है। आप जो है गोली से मरवाने वाले लोग हैं किसानों। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपया कैश खाते में दिया। आप देखिए, किसानों की आय दोगुनी करने का काम किया। सारे 24% लगा दिया आप लोगों ने। 6,000 रुपया बताइए ना। आज तक जो है, बताइए, आज तक किसी सरकार ने दिया था क्या किसानों को पैसा? तो ये किसानों के लिए जब काम हो रहा है, तो ये लोग जो है कि ये लोग केवल रुगल उड़ाने का काम करते हैं, केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। ये लोग झूठ के मशीन है, झूठ के दम पे सरकार नहीं बनती है। आप देखिए रुझानों में भी ये बात एक प्रदेश की है क्या? एक प्रदेश की तो ये वोटिंग हो नहीं रही है सुनील जी, पूरे देश की वोटिंग हो रही है। आप ये बताइए कि रुझानों में किसकी सरकार बन रही है? आप इनको समझाइए कि ये जो दिवा स्वप्न देखने का काम कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि अगली बार बनते राहुल गांधी जी को कह दीजिएगा कि सभी वोटर के यहाँ मैं मशीन पहुंचा दूंगा,
अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक मित्र जो है कहाँ गया 400 पार का नारा? आपने देखी आपके 249 सिखा रहे हैं, कहाँ गया? मोदी मीडिया कल आपके एग्जिट पोल में आपको 400 सिखा रहे थे, कहाँ गया? बताइए ना कि अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री किस तरह मीडिया के माध्यम से देश की जनता के अंदर एक भ्रम फैला रहे थे, वो देश की सच्चाई का आईना सामने आ चुका आपका। ये देखिए अभी एक सेकंड, अभी कहना जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतजार कीजिए सभी लोग, अभी इंतजार कीजिए, इतनी जल्दी उलझाइए मत, अभी इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, अप एंड डाउन्स बहुत होंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, 12-1 बजे तक का इंतजार कीजिए, उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी किसकी सरकार बन रही है। बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बहुत से ऐसे गढ़ होते हैं जहां पर किसी पार्टी का पोलिंग बूथ का वर्चस्व होता है, विधानसभा में कहीं कहीं होता है, 5-5 विधानसभा होती है और वहां के वोट खुलते हैं तो एकदम अचानक से आगे हो जाते हैं, एकदम अचानक से पीछे हो जाते हैं। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त लीजिए, उसके बाद तस्वीर 12-1 बजे तक साफ होगी कि कौन आगे कौन पीछे और किसकी सरकार बनती है। लेकिन जो रुझान अभी तक आ रहे हैं उसमें बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और बहुमत को क्रॉस भी कर चुकी है। राजेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल सुनिए। राजेश जी, उत्तर प्रदेश में देखा जाए रायबरेली से राहुल गांधी 9000 वोटों से आगे चले रुझानों में, और दूसरी बात हम आपको बता दें कि 42 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को बता रहा है। नहीं देखिए, मैं सुनील जी फिर से मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश का चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं। मध्य प्रदेश में हम आश्वस्त है कि 70 सीटें लेकर के हम आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो काम हुए हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, वहां पे माफिया गिरी गुंडागर्दी लोगों ने देखा है। वहां पे सड़क में गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं चलता। आज अब आप जब भी उत्तर प्रदेश जाते होंगे तो देखते होंगे तो वहाँ चमचमाती हुई सड़कें दिखती है आपको। आप देख रहे हैं कि वहां पे किस प्रकार जो है कि मोबाइल की सबसे बड़ी कंपनी नोएडा में लगा, सैमसंग का, जिसका हम जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सुनील जी वहां पे काम हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार से मजबूत हुआ है। वहां पे महिलाएं जो असुरक्षित थी आज अपने आप को गौरवान्वित कोशिश कर रही है कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। महिला कभी भी घर से निकलती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। महिलाएं घर से निकलने में खतरा महसूस करती थी, आज उत्तर प्रदेश की बदली हुई तस्वीर है। तो मैं उत्तर प्रदेश को लेकर तो बिल्कुल आश्वस्त हूँ सुनील जी, और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि हमने केवल फीता काटने का काम नहीं किया, हमने डिलीवरी किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं जनता तक, उस काम को डिलीवरी किया गया है। ये लोग केवल फीता काटते थे ऐसी कमरों में बैठ करके, तो जनता जनार्दन उस चीज को भी देखती थी। आज लोग कहते थे कि साउथ में हमारी स्वीकारोक्ति नहीं है। आप देखिए कि साउथ में भी हम जो सीटें लेकर के आ रहे हैं और अच्छी सीटें लेकर के आते हैं, तो पूरे देश से हम सीट लेकर के आ रहे हैं। चाहे आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, चाहे साउथ चले जाइए, चाहे मध्य प्रदेश चले जाइए, चाहे राजस्थान चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, झारखंड चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, हर जगह से हम सीटें लेकर के आ रहे हैं। जहाँ से सीटें लेकर के नहीं आ रहे, पूरे देश ने आज भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकार किया है और पूरे देश की जनता का विश्वास हासिल किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उसी का जो ये देन है कि हम पुनः तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सुनेंगे डीपी यादव जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट्स पे देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 31 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है उत्तर प्रदेश में। डीपी यादव जी, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, जो 2024 का चुनाव है ये बहुत ही मूलभूत मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है। प्रधानमंत्री जी ने और पूरी भाजपा की टीम ने लाख कोशिश की है। मैं 140 करोड़ जनता को आज नहीं 2 महीने से धन्यवाद दे रहा हूँ, लेकिन उस मुद्दे पर नहीं गई। उन्होंने जवाब सुनील जी ये लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे कि ये बहुमत की ओर अग्रसर हो। अरे भाई आप उनको आंकड़ा नहीं बता रहे हैं क्या सुनील जी? आप उनको बताइए कि रुझान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुकी है। आज मैं बहुत शांति से सुनता हूँ सबको, उसके बाद मैं कमेंट कर रहा हूँ। जब आप बोल रहे हैं सुनील तभी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश की इन्होंने बात की। उत्तर प्रदेश में मैं मथुरा से लेकर के गाजीपुर और बदायूं, गोरखपुर, बलिया, सारी उम्र में गया, मैं घुमा, मैंने जो देखा जो मूलभूत मुद्दे हैं लोगों के, उससे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लोग बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या है। बताइए कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भाजपा के मित्र हमारे। किसानों की आय दुगनी करने की बात थी। आज
जब से इनकी सरकार हुई है उसके बाद तक 1 लाख किसानों ने आत्महत्याएं कर ली है। कितने युवा बेरोजगार बने घूम रहे हैं। मैंने अभी कहा आपसे IIT से पास आउट बच्चों को आज नौकरी नहीं मिल रही है, 40% बेरोजगार हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे पर क्लिक किए हैं, जनता के बीच ये मुद्दे गए हैं और लोगों ने कहा ये तो सिर्फ हमें झुंझुना पकड़ाने का काम कर रहे हैं, जुमले छेड़ने का काम कर रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि ये मैं फिर नाम ले रहा हूँ कि धर्म की आड़ में सारी द्वार कर रहे हैं लोग। धर्म आस्था का विषय है, लोग धर्म को मानते हैं, लेकिन जब घर में आपकी रुचि नहीं रहेगी, जब आपके घर में रोजगार नहीं रहेगा, आपकी बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी। आप बताइए यहीं पर जो है हाथरस जैसा काम उत्तर प्रदेश में हुआ जिससे पूरा देश में विश्व हिल गया था। उन्नाव का काम हुआ, बलात्कारियों से भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, अधिकारियों से भरी भारतीय जनता पार्टी। इसके नेता कहते हैं मैं कुंवारा हूँ लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूँ। तो इनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि ये बहनों की सुरक्षा करेंगे, माताओं की सुरक्षा करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ जैसे राजधानी में आप बताइए, नरेंद्र नाथ दुबे एक IAS से उनकी पत्नी की हत्या हो जाती है, घरों करके बदमाश उनको मार डालते हैं। तो क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। योगी केवल और केवल हाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप देखिएगा रिजल्ट, हम 60+ जाएंगे सुनील जी, अभी आने दीजिए, कुछ में इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी पे झूठ से लोग हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नफरत की राजनीति हो गए हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक राजनीति हो गए हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं जो नाटक नौटंकी की राजनीति है उससे लोग हो गए हुए हैं। और जनता अपना ठीक है, वो समय अब दूर नहीं रह गया, बस कुछ घंटों का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल जो होगा, लेकिन रुझानों में देखा जाए बीजेपी को बढ़त, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। का रुझान उनके नतीजों में तब्दील होते हैं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं वो समय बस दूर नहीं, 2-3 घंटे का इंतजार कीजिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद सुनील जी जी राजेश जी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो बार बार महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं, 1974 में एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान। 1974 में किसकी सरकार थी, उसमें एक गाना था बाकी कुछ बच्चा तो महंगाई मार गई। महंगाई मुद्दा उस समय भी था, सुनील जी, महंगाई मुद्दा उस समय भी था। यूपीए की सरकार 2014 के पहले थी, तो एक गाना नहीं, ये बात तो सही है। महंगाई का मुद्दा जब 1952 से लेकर महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा, एक सेकेंड सर, आज का मुद्दा नहीं है, जब से चुनाव इनके सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी थी क्या? आज जनता में जो प्रधानमंत्री जी ने क्रेडिबिलिटी हासिल किया है उसके लिए ये वोट पड़ रहा है, उसके लिए हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। आप देखिएगा कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से हैट्रिक बनाने जा रही है। सुनिए, और महंगाई का मुद्दा 1952 से ही चल रहा है, जब से चुनाव, महंगाई बेरोजगारी हर चुनाव में इसका जिक्र होता है। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इन सारी बातों को लेकर, ये नया नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं विपक्ष लगातार इसी बात को लेकर करता है, तो लगातार महंगाई उसको लेकर लगातार इस प्रकार की बातें निकलकर हर चुनाव में आती हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें सामने निकल कर आ रही है, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही हैं। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे, मेरठ से अरुण गोविल पीछे चल रहे, गाजीपुर से अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे, समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव आगे चल रहे, सिवान से हिना साहब आगे चल रहे हैं, गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे, अमेठी से स्मृति ईरानी 5000 वोटों से पीछे, जौनपुर से समाजवादी पार्टी आगे और घोसी से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो कैराना से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल आगे चल रहे हैं कांग्रेस के, कृष्णानगर से महुआ मोत्रा आगे चल रही हैं और यूपी में कांग्रेस 5 सीटों पर आगे, सहारनपुर गाजियाबाद से कांग्रेस आगे चल रही, कोटा से ओम बिरला पीछे चल रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी आगे चल रही है, बहरामपुर से टीएमसी के यूसुफ पठान पीछे चल रहे हैं, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे, असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से पीछे। जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं बताते जा रहे हैं। तीसरे राउंड में मथुरा से हेमा मालिनी आगे निकल चुके हैं तीसरे राउंड में। तो आपको बता दें सेंसेक्स 2200 पॉइंट तक गिर गया है। कांग्रेस के किशोरी लाल अमेठी से आगे चल रहे हैं 5000 वोटों से, स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं अमेठी से। तीसरे राउंड में मथुरा से हेमा मालिनी आगे चल रही हैं, सारण से आरजेडी आगे चल रही, रायबरेली से राहुल गांधी 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वर्धमान दुर्गापुर से कीर्ति आजाद आगे चल रहे हैं, बाराबंकी से कांग्रेस आगे चल रही है। जो फ्रेश अपडेट आपको बताते जा रहे हैं, फूलपुर से समाजवादी पार्टी
आगे चल रही। रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे। हरियाणा में कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। मेरठ से अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं। अमित शाह 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से आगे। बेगूसराय से बीजेपी पीछे चल रही है। गुरुग्राम से कांग्रेस के राज बब्बर आगे चल रहे। गांधीनगर से अमित शाह 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे। जौनपुर से समाजवादी पार्टी आगे चल रही। करनाल से मनोहर लाल को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कैराना से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी 10 सीटों पर आगे है। काराकाट से पवन सिंह आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से निरहुआ आगे चल रहे हैं। शिवसेना शिंदे 10 सीटों पर महाराष्ट्र में आगे चल रही है। यूपी में कांग्रेस 5 सीटों पर। सहारनपुर गाजियाबाद से कांग्रेस आगे चल रही है। तो लगातार ये देखा जा रहा है, जो अपडेट आ रही है प्राइम न्यूज आप तक पहुंचाता जा रहा है, बताता जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अमेठी से किशोरी लाल आगे चल रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से पीछे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे चल रहे हैं। डिंपल यादव मैनपुरी से आगे चल रही हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। जो रुझान निकलकर सामने आए हैं, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी आगे। कन्नौज से अखिलेश यादव 17,000 वोटों से अखिलेश यादव कन्नौज से आगे चल रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और आपको बता दें, हाजीपुर से चिराग पासवान आगे चल रहे हैं। 4 राउंड के बाद प्रधानमंत्री वाराणसी से आगे चल रहे हैं। हाजीपुर से सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही है। कन्नौज से अखिलेश यादव 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश निरहुआ पीछे चल रहे हैं। मेरठ से अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं। जो फिरोजाबाद से अक्षय यादव आगे चल रहे हैं। एसपी के आदित्य यादव भी आगे चल रहे हैं बदायूं से। तो मध्य प्रदेश में राजगढ़ से दिग्विजय सिंह आगे चल रहे हैं। गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं। जौनपुर से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। कृष्णानगर से महुआ मोहित्रा आगे चल रहे हैं। और कैराना से समाजवादी पार्टी आगे चल रही। फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। काराकाट से पवन सिंह आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी निरहुआ आगे चल रहे हैं। टीएमसी के यूसुफ पठान पीछे चल रहे हैं बहरामपुर से। तो देखा जा रहा है, जो रुझान हमारे पास आते जा रहे हैं प्राइम न्यूज आप तक पहुंचाता जा रहा है। कोटा से ओम बिरला आगे चल रहे हैं। रुझानों में इंडिया गठबंधन को 220 पर दिखाई दे रहा है। और अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से पीछे चल रहे हैं। रुझानों की बात की जाए, सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। मेनका गांधी पीछे चल रहे हैं। सारण से रायबरेली से राहुल गांधी 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के बाराबंकी से कांग्रेस आगे चल रही है। हरियाणा से कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। तो जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं आपको बताते जा रहे हैं हम। औरंगाबाद से एआईएमडी आगे चली। मुंगेर से जेडीयू के लल्लन सिंह आगे चल रहे हैं। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल आगे चल रही हैं। गुरुग्राम से कांग्रेस के राज बब्बर आगे चल रहे हैं। मेरठ से अरुण गोविल आगे चल रहे हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के आगे चल रहे हैं। और सिवान से हिना साहब पीछे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी 10 सीटों पर आगे। गांधीनगर से अमित शाह 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे। जौनपुर से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। घोसी से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। कैराना से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और शिवसेना यूबीटी 7 सीटों पर आगे चल रही। काराकाट से पवन सिंह आगे चल रहे हैं। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में इसलिए इंपॉर्टेंट वह है क्योंकि 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, ये नतीजे बहुत कुछ असर डालेंगे। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राउंड की वोटिंग के बाद आगे चल रहे हैं। तो कोटा से ओम बिरला आगे चल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा 5,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे। लोकसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। और मतगणना के बाद जैसा नतीजे आ रहे हैं हम आपको बता जा रहे हैं। 10 बज गए हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव
आगे चल रही है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं डिंपल यादव। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। देवरिया से शशांक मणि आगे चल रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। सारण से आरजेडी आगे चल रही है। रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल अब पीछे हो गए, पहले आगे थे अब पीछे हो गए हैं। अरुण गोविल मेरठ से आगे पीछे का दौर वहां पे चल रहा। हाजीपुर से चिराग पासवान आगे चल रहे हैं। फूलपुर से एसपी आगे चल रही है। औरंगाबाद से एआईएमआईएम आगे चल रही। सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। मुंगेर से जेडीयू ललन सिंह आगे चल रहे हैं। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही हैं। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश निरहुआ पीछे चल रहे हैं। तो सिवान से हिना साहब पीछे चल रहे हैं, आपको बता दें। और गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं। तो घोसी से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। घोसी क्योंकि देखा जा रहा है घोसी को लेकर तमाम चर्चाएं जोरों पर थीं और कहा जा रहा था घोसी को लेकर तमाम ही बातें निकलकर सामने आई थीं। तो यूपी में कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। कोटा से ओम बिरला आगे चल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी आगे चल रही है। और रुझानों में देखा जा रहा है कि एनडीए अलायंस को बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है एनडीए। और अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। इसी के मुताबिक यूपी में इंडिया 43 सीटों पर आगे चल रहा है। इंडिया अलायंस सेंसेक्स 2200 पॉइंट तक गिर गया है। अमेठी में कांग्रेस के किशोरी लाल आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। 5000 वोटों से लगभग बताया जा रहा है स्मृति ईरानी पीछे चल रही। रुझानों के बाद शेयर मार्केट में 2200 अंकों का गिरावट देखने को मिली। वर्धमान दुर्गापुर से कीर्ति आजाद आगे चल रहे हैं। जो रुझान है फैजाबाद से समाजवादी पार्टी आगे चल रही। बाराबंकी से कांग्रेस आगे चल रही। रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। तो मोहनलालगंज से कौशिक किशोर पीछे चल रहे। बारामती से सुप्रिया सूले 7000 वोटों से आगे चल रही हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव 17000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कोटा से ओम बिरला आगे चल रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव 17000 वोटों से आगे। मेरठ से अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं। सारण से मीसा भारती आगे चल रही हैं। मीसा भारती आगे चल रही। मुंगेर से जेडीयू के ललन सिंह आगे चल रहे हैं। मुंगेर से गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के अफसाल अंसारी आगे चल रहे हैं। रुझानों में एनडीए 200 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों के बाद शेयर मार्केट बाजार में गिरावट 2200 अंकों की देखने को मिली है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राउंड के बाद आगे चल रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव 17000 वोटों से आगे। कोटा से ओम बिरला आगे चल रहे। मेरठ से अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं। सारण से मीसा भारती पीछे चल रही है। मुंगेर से जेडीयू के लालन सिंह आगे चल रहे हैं। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी आगे चल रहे। रुझानों में एनडीए 200 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों के बाद शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी आगे चल रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव 17000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कोटा से ओम प्रकाश बिरला आगे चल रहे हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है आगे पीछे का सिलसिला जारी है। तस्वीर 2-3 घंटे बाद साफ होगी। सारण से मीसा भारती आगे चल रही हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना आगे लगातार जारी है। जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं प्राइम न्यूज आप तक पहुंचाता जा रहा है, आपको बताता जा रहा है कि किस प्रकार से कौन कहां से आगे है, कौन बढ़त बनाए हुए है, कौन पीछे चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, कितने वोटों से चल रहा है। लगातार प्राइम न्यूज आपको बता रहा है। तो मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल 11703 वोटों से आगे। ये बड़ी खबर आई है निकलकर। मेरठ से अरुण गोविल आगे हो गए हैं। सहारनपुर से इमरान मसूद 71774 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो मुंगेर से जेडीयू के ललन सिंह आगे चल रहे हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान आगे चल रहा है। रायबरेली से राहुल गांधी 18480 वोटों से आगे चल रहे हैं। रुझानों में एनडीए 200 सीटों पर आगे चल रही है। अमेठी से स्मृति ईरानी 9590 वोटों से पीछे चल रही हैं। वाराणसी से पीएम मोदी आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ में बीजेपी के दिनेश निरहुआ पीछे चल रहे। मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल
आगे हो गए हैं। जो अपडेट आई है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव आगे हो गए हैं, सहारनपुर से इमरान मसूद कांग्रेस के आगे हो गए, मथुरा से हेमा मालिनी 43,811 वोटों से आगे चल रही हैं, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह आगे चल रहे हैं, गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। तो रुझाने में एनडीए 200 सीटों पार कर रही है और अमेठी में स्मृति ईरानी 10,000 वोटों से पीछे दिखाई दे रही हैं। तो फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो कोटा से ओम बिरला आगे चल रहे हैं, टीएमसी के यूसुफ पठान पीछे चल रहे बहरामपुर से। रुझानों में इंडिया कोई 200 सीटें पार कर चुकी है और देखा जा रहा है मुंगेर से जेडीयू के आगे चल रही, गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। तो अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है, किशोरी लाल आगे चल रहे हैं कांग्रेस के। अमेठी से आपको बता दें, रायबरेली से राहुल गांधी 13,000 वोटों से राहुल गांधी आगे हैं। वाराणसी से पीएम मोदी आगे चल रहे हैं और कन्नौज से अखिलेश यादव 17,000 से वोटों से ज्यादा से आगे अखिलेश यादव चल रहे हैं। सुब्रत पाठक वहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो मेरठ से अरुण गोविल आगे हो गए, पहले पीछे थे अब आगे हो गए हैं। सारण से मीसा भारती आगे पीछे चल रही हैं। रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आगे हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चली। रुझान के बाद शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। अमित शाह 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चले। रायबरेली में राहुल गांधी 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राउंड की वोटिंग के बाद आगे चल रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव 17,000 वोटों से आगे। गुरुग्राम से कांग्रेस के राज बब्बर आगे चल रहे हैं। करनाल से मनोहर लाल को बढ़त, मनोहर लाल करनाल से आगे चल रहे हैं। सारण से मीसा भारती आगे चल रही हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है। जो रुझान है, रुझान के अकॉर्डिंग देखा जाए बीजेपी 10 सीटों पर आगे महाराष्ट्र में। रुझानों में एनडीए 200 सीटों पर पार है। रुझानों के बाद शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। 22 अंकों के साथ गिरावट देखी है। रायबरेली में राहुल गांधी 13,000 वोटों से आगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राउंड की वोटिंग के बाद आगे चल रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव 17,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना लगातार जारी है। बारामती से सुप्रिया सूले आगे चल रही हैं। हैदराबाद से असुद्दीन ओवैसी पीछे चल रहे हैं। काराकाट से निर्दलीय पवन सिंह आगे चल रहे हैं। हैदराबाद से असुद्दीन ओवैसी पीछे चल रहे हैं। और हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी की नेता नेहा यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है नेहा जी आपका। नेहा जी, देखा जाए समाजवादी पार्टी कई सीटों पर काफी बम्पर वोटों से आगे चल रही है। अगर देखा जाए अखिलेश यादव कन्नौज से 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि 31 सीटों पर जो समाजवादी पार्टी है और आपका अलायंस है वो आगे चल रहा है उत्तर प्रदेश में। किस प्रकार से आप देखते हैं? डिम्पल यादव भी मैनपुरी से आगे हैं, और फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी आगे, गाजीपुर से समाजवादी पार्टी आगे है, बदायूं से समाजवादी पार्टी काफी आगे चल रही है। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है और जनता ने जुमले देने वालों को, झूठा वादा करने वाले को, जनता का माहौल उड़ाने वालों को नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी की नकारा और निकम्मी नीतियों को जनता ने नकार दिया और गठबंधन की जनता की जो नीतियां थी, जनता के हितकारी जो नीतियां थी, हमने जो वादे किए जनता से, वो कहते हैं बम बम बोल रही हैं। और जनता ने जिस उत्साह के साथ, जिस मजबूती के साथ गठबंधन का हाथ थामा है और गठबंधन को इतने बहुमूल्य वोटों से, कई जगह तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के आप देखिएगा शाम तक जमानत जब्त होने वाली कंडीशन है। और अभी तो ये रुझान है कि हम 45 सीटों पे आ गए हैं। आप देखिएगा हम 50 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे और हो सकता है, ये मैं बड़ी बात नहीं कहती, कि हो सकता है हम 60 सीटें भी जीत जाए और भारतीय जनता पार्टी उन 60 सीटों भी हार सकती है। और पूरे देश में इस समय इंडिया गठबंधन का माहौल है। पूरे देश में नई सरकार मिलने जा रही है, परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन का नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो साइट है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 35 सीटों पर आगे चली रुझानों में। लेकिन अभी नेहा जी ये कहना जल्दबाजी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज, बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो बहुत सारी बातें करते थे, जनता को गुमराह करते थे, जनता को प्रताड़ित करते थे, वो आज बहुत पीछे चल रहे हैं।
चाहे मैं अजय मिश्रा टेनी की बात कर लूं, चुनाव हार रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे चुनाव हार रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। नहीं वो चार नहीं फ्रेश अपडेट हमारे पास आ रही है। नेहा जी आपको अपडेट कर दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राउंड की वोटिंग के बाद आगे चल रहे हैं। नेहा जी और प्रवीण निषाद पीछे चल रहे हैं, मेनका गांधी पीछे चल रहे हैं, अरविंद राजभर पीछे चल रहे हैं, अनुप्रिया पटेल पीछे चल रहे हैं, रामशंकर कठेरिया पीछे चल रहे हैं, फैजाबाद से भी बीजेपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सिरे से नकार दिया कल से। और मैं देख रही थी 2 दिन से जो एग्जिट पोल चिल्ला रहे थे, वो सारे एग्जिट पोल। नेहा जी बहुत जल्दबाजी होगी कहना। नेहा जी अभी अप डाउन हो सकते हैं, थोड़ा सब्र रखिए, 2-3 घंटे का समय रखिए कि जनता ने अपने माथे पे सजा लिया इंडिया गठबंधन को। बिल्कुल अभी थोड़ा समय दीजिए 2-3 घंटे का, उसके बाद तस्वीर साफ होगी, क्योंकि रुझान आ रहे हैं आगे पीछे, लेकिन कांटे की टक्कर देखी जा रही है रुझानों में। एनडीए 272 पर और इंडिया गठबंधन 224 पर। ये कहा जा सकता है कि बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और कांटे की टक्कर बनती नजर आ रही है। कोई उलटफेर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो चुका है। जिस तरह से प्रशासन पे दबाव डालने का प्रयास किया, जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, यहाँ तक कि गृह मंत्री तक ने दबाव डालने का प्रयास किया, लेकिन जनता का जो जनमत ईवीएम में कैद हो चुका था, उस पर कोई दबाव नहीं चल सकता है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब सजग हैं, इंडिया गठबंधन के नेता सजग हैं। इनकी बेईमानी यहाँ पे काम नहीं कर सकती, कितनी भी साजिश करें। एग्जिट पोल के माध्यम से एक बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्लान बनाया गया था, लेकिन ये सारे प्लान आज धरातल पे धराशायी होते नजर आ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन, खासकर समाजवादी पार्टी, उसमें बड़ी भूमिका के तहत नजर आ रही है आपको। हमने कहा हम 60 सीटों से ज्यादा सीटों की जीत दर्ज करेंगे, अभी तक रुझान है। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा समय लिखिए नेहा जी, उसके बाद 2-3 घंटे बाद तस्वीर साफ होगी। रुझान है और ये देखा जाता है कि रुझानों में आगे पीछे लगा रहता है, लेकिन 1-2 घंटे के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिर भी रुझाने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को अभी ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है मार्केट भी लगातार गिरता चला जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की जनता के सामने नीति और नियत सामने आती है। आज मुझे लगता है जो जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे लड्डू बटे थे, मैं चाहूंगी अगर बीजेपी के प्रवक्ता आपके चैनल की डिबेट में हो तो सारे लड्डू कृपया करके आम गरीब को खिला दे, नहीं तो विपक्ष के पास भेज दे। यहाँ यूटिलाइज हो सकता है, खराब करने और फेंकने से अच्छा है। जी बिल्कुल। राजेश सिंह जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी सुनील। राजेश जी मेरे साथ अभी नेहा जी थी, समाजवादी पार्टी की नेता हमारे साथ जुड़ी हैं। अभी आप उनको सुन रहे होंगे, वो ये कह रही हैं कि हम जीतने वाले हैं, आपके बड़े बड़े नेताओं की जमानत जब्त होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रहा है, और कह रही है कि जो लड्डू आपके यहाँ बन रहे हैं वो लड्डू हमको भिजवा दीजिए, नहीं तो गर्मी है खराब हो जाएंगे, और नहीं तो किसी गरीब में बंटवा दीजिए। देखिए सुनील जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको छूट है, ऐसा थोड़ी है कि कोई सपना नहीं देख सकता है, सपना देख सकते हैं। एक सेकंड नेहा जी एक सेकंड नेहा जी एक सेकंड मैडम नेहा जी आपको मौका देंगे, जब आपका बोला तो वो नहीं बोले, आपको मौका पूरा देंगे। जी राजेश जी। देखिए सुनील जी, ये तो पूरे देश का चुनाव है, पूरे देश में हमारी स्वीकारोक्ति बढ़ी है। साउथ में भी देखिए 2019 में जितनी सीटें हमारी नहीं थी उससे ज्यादा सीटें हम जीत करके आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी हम देखेंगे आपकी 2019 से ज्यादा सीटें हम जीत करके आ रहे हैं। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मैंने आपसे पहले भी बोला कि 70 सीटें से कम सीटें हमारी आने वाली नहीं है। हाँ, हो सकता है कि किसी बूथ पर हो सकता है किसी का वोट ज्यादा हो, किसी का वोट कम हो, तो ये जो रुझान होते हैं, जो शुरुआती होते हैं, उससे कम ज्यादा होते रहते हैं अप डाउन। उसी में जो है अगर किसी को हो सकता है कि प्रकृति भी चाहता है कि थोड़ी देर की खुशी मना ले नेहा जी और उनकी पार्टी, लेकिन ये अंततः आप देखेंगे कि हम 70 सीट जो है जीत करके आ रहे हैं, उससे ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड्डू की खुशी तो ये है कि हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं सुनील जी। पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वीकारोक्ति बढ़ी है। लेकिन नेहा जी समाजवादी पार्टी ये कह रही है, राजेश जी समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आप उत्तर प्रदेश में आपका सफाया हो रहा है, जमानतें आपकी जब्त हो रही हैं शाम तक। नेहा जी कह रही हैं सफाया तो सफाई का हो रहा है,
समाजवादी पार्टी का 2014 में भी सफाया हुआ था, 2019 में भी सफाया हुआ था, 2017 में भी हुआ था, 2022 में भी हुआ और अब 2024 में भी सफाया होने जा रहा है। तो सफाया तो इनका होगा। आप किसी बूथ पे ज्यादा वोट पा गए होंगे, थोड़ा शुरुआती रुझान में कम ज्यादा के आंकड़े दिखा सकता है, लेकिन जनता भूली नहीं है। इनके जंगल राज को जनता ने देखा है। जब किसान जो है बाढ़ से आत्महत्या कर रहे थे तो 23 जनता ने देख लिया 10 साल। अरे भाई आप अपने बारे में बोलिए। नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड, नेहा मैडम एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड, आपको पूरा मौका। ठीक है। अरे मैडम अभी जल्दबाजी होगी, अभी जल्दबाजी होगी, 1-2 घंटे का इंतजार कर लीजिए नेहा जी, 1-2 घंटे का इंतजार कर लीजिए, 12-1 बजे तक का इंतजार कर लीजिए। तस्वीर साफ होने में 1-2 घंटे का इंतजार कर लीजिए, फिर पता पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में किसका सुपड़ा साफ, जनता ने किसको प्रधानमंत्री बनाया। थोड़ा सा समय लगेगा। नेहा जी एक सेकंड, बात तो सुन लीजिए मैडम, आप बात नहीं सुन रही हैं, बात नहीं सुन रही नेहा जी। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, ऐसे नहीं मैडम, इतना एक्साइटेड मत होइए मैडम। अरे रुक जाइए मैडम, अरे मैडम शुरुआती रुझान है, रुक जाइए, हार रहे हैं जीत रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 1-2-3 घंटे का इंतजार कीजिए, 2-3 घंटे के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। रुझान में आगे पीछे लग जाते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। क्या तस्वीर है, 1 बजे तक का इंतजार कीजिए, 12:30 बजे तक का इंतजार कीजिए। रुझान अभी आ रहे हैं और शाम तक पता पड़ जाएगा किसकी जमानत जब्त हुई है उत्तर प्रदेश में, किसका सफाया हुआ, किसका बोलबाला हुआ, शाम तक पता पड़ जाएगा। जी आपको पूरा मौका देंगे नेहा जी। राजेश जी अपनी बात को रखिए, मैं आपके पास आता हूं भी। राजेश जी नहीं, देखिए नेहा जी से कहिए सुनील जी कि भाई इतना एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्वप्न देखना अच्छी बात है, लेकिन दिन में ही स्वप्न देख रही हैं। अरे भाई आप ये देखिए कि जहाँ पे ये बता रही कि अनुप्रिया पटेल जी या बाकी जो हमारे साथी है, तो 200-300 का मार्जिन है, 1000 के अंडर का मार्जिन है। लोकसभा में 5 विधानसभा होती है औसत में, लगभग 500 विधानसभाएं होती हैं और किसी विधानसभा में किसी की ओर ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। ये तो बूथों की लड़ाई होती है शुरुआती रुझान में, किसी बूथ के किसी की ओर ज्यादा पड़ जाते हैं, किसी की ओर कम पड़ जाते हैं। लेकिन मैंने कहा ओवरऑल जब उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे कि रिजल्ट जब कन्वर्ट होना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 70 से अधिक सीटें जीत करके आ रही है। ये हमारा पूर्ण विश्वास है सुनील जी, क्योंकि जमीन पे मैं गया हूँ। ये लोग जमीन पे तो जाते नहीं, हवाई बातें करते हैं। जब इनकी सरकार थी तो सफाई महोत्सव मना रहे थे, जमीन पे जा नहीं रहे थे। और अब जो है 5 साल तक ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये बरसाती मेजर की तरह चल की आवाज निकालने लगते हैं चुनाव के दौरान। जनता जनार्दन समझती इस बात को। ये जो क्रेडिबिलिटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो क्रेडिबिलिटी जनता उन्होंने ठीक हासिल किया है, जनता का विश्वास उन्होंने हासिल किया है, जनता के विश्वास को जीता है। ऐसा नहीं है कि इनके मुखिया की तरह जो है कि महिला सुरक्षा को लेकर के लड़ते हैं तो गलती हो जाती है। ये महिलाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। जब 2015 में बाढ़ की स्थिति थी तब तो इनके 23 रुपए के चेक बांटा करते थे मुख्यमंत्री जी, और ये किसानों की बात करती है। तो किसानों का जीवन ऐसा सुधारने के काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो मैंने कहा कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठा करके जो है कि सामान्य जीवन में लेकर के आए हैं, जो 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिले हैं, तो वो लोग वोटिंग कर रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को जो बिल्कुल, थोड़ा सब्र रखिए, शाम तक का इंतजार कीजिए, 2-3 घंटे का इंतजार कीजिए। वक्त अभी शुरुआती रुझान है जी, कहना बहुत जल्दबाजी होगी किसकी जीत है किसकी हार है, क्योंकि हर विधानसभा में हर किसी का वर्चस्व अलग होता है और जैसे जैसे विधानसभा वार से जो वोट खुलते हैं उसके बाद तस्वीर साफ होती है। अगर 5 विधानसभा हैं तो हो सकता है किसी में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा हो, कहीं बीजेपी का रहा हो, कहीं कांग्रेस का रहा हो। सारे विधानसभा के नतीजे खुलने के बाद तस्वीर साफ हो पाती है, कौन आ रहा है कौन जीता है, और ये देखना होता है। तो थोड़ा समय दीजिए, 2-3 घंटे के बाद तस्वीर साफ होगी। अभी जल्दबाजी होगी कहना
कि समाजवादी पार्टी की कह रही है कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में सूपड़ा साफ हो रहा है और जमानत जब्त हो रही है, कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन देखा जाए रायबरेली से राहुल गांधी 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, राहुल गांधी 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमित शाह 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से आगे। अमेठी से स्मृति ईरानी 14,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से कांग्रेस के राज बब्बर आगे चल रहे हैं। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा आगे चल रहे हैं। पवन सिंह पीछे चल रहे हैं। करनाल से मनोहर लाल को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। रायबरेली अमेठी दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। रुझानों में एनडीए 200 सीटों पर पार कर चुकी है। 28,000 वोटों से रायबरेली से राहुल गांधी आगे। शिवसेना शिंदे 10 सीटों पर महाराष्ट्र में आगे चल रही है। ये खबर जैसे हमारे पास आ रही वैसे हम आपको डेटास बताते जा रहे हैं, अपडेट देते जा रहे हैं। और देखा जाए महबूबा मुफ्ती 60,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राउंड की वोटिंग होने के बाद आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। अमित शाह 1,60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और बारामती से सुप्रिया सूले आगे चल रही हैं। रायबरेली से राहुल गांधी 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी 28,000 वोटों से आगे। काराकाट से निर्दलीय पवन सिंह आगे। अमेठी से स्मृति ईरानी 14,000 वोटों से पीछे। छिंदवाड़ा से बीजेपी पे विवेक बंटी साहू आगे चल रहे। मेरठ से अरुण गोविल 20,000 वोटों से आगे हो गए। देखिए पहले वो पीछे चल रहे थे अरुण गोविल, अब वो आगे चल रहे हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उम्मीदवार हैं, ये आगे चल रहे हैं। बीजेपी 13 सीटों पर राजस्थान में आगे चल रही है। अमरावती से नवनीत राणा पीछे चल रही है। रायबरेली से राहुल गांधी आपको बता चुका 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी 20,000 वोटों से पीछे हो गई हैं। अमेठी से 20,000। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 16 सीटों पर आगे। बलिया से बीजेपी पीछे चल रही है। किशोरी लाल अमेठी में आगे चल रहे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 36 सीटों पर आगे। 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे है। रायबरेली अमेठी दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। वाराणसी की बात की जाए, मोदी आगे चल रहे हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे। नगीना से चंद्रशेखर आजाद आगे चल रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और बेगूसराय से गिरिराज सिंह पीछे चल रहे। मेरठ से अरुण गोविल आगे हो गए हैं 20,000 वोटों से। देखिए सुबह से अरुण गोविल पीछे चल रहे थे, अब अरुण गोविल आगे हो गए हैं मेरठ से। मैंने आपसे कहा हर विधानसभा में किसी का बोलबाला ज्यादा होता है, ये कहना जल्दबाजी होगी। शुरुआती रुझान है, जल्दबाजी कहना होगा। 1-2 घंटे का इंतजार कीजिए। वाराणसी से नरेंद्र मोदी 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 17,000 वोटों से नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे चल रहे हैं। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह दोनों पीछे चल रहे। गुजरात की सभी सीटों पर 26 की 26 लोकसभा सीटों पर गुजरात की बीजेपी बम्पर बढ़त बनाए हुए है। रायबरेली अमेठी दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे है। इलेक्शन कमीशन की इंफॉर्मेशन आ रही है। वाराणसी से नरेंद्र मोदी 17,000 वोटों से आगे। ईसी कह रही है रुझानों में यूपी में 36 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है। 34 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। बदायूं से समाजवादी पार्टी आगे है। वर्धमान दुर्गापुर से कीर्ति आजाद आगे चल रहे हैं। मुंगेर से जेडीयू के लल्लन सिंह यादव आगे। गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी काफी आगे चल रहे हैं। वो इलाका जो माफियाओं का गढ़ कहा जाता है पूर्वांचल का गाजीपुर, मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, वो आगे। बंगाल में टीएमसी को बड़ी बहुमत मिल रही है, ईसी कह रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा बंगाल में टीएमसी 22 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है। गुजरात की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे। 1,60,000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। बंगाल में बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो आगे चल रहे हैं। जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं हम आपको पल पल बता रहे हैं। प्राइम न्यूज आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, आपको जानकारी दे रहा है। अखिलेश यादव कन्नौज से 17,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। शिवसेना सिंधे 10 सीटों पर आगे चल रही है। बंगाल में टीएमसी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी 22 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है।
तो गाजीपुर से अफजाल अंसारी काफी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे। रुझानों में एनडीए 200 सीटों पर आगे है, इंडिया अलायंस 200 सीटों पर आगे है। और रायबरेली से राहुल गांधी 28,000 वोटों, देखिए दोनों जगह जहां चाहे रायबरेली हो चाहे वायनाड हो, राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। और बशीरहाट से रेखा पात्र पीछे चल रही है। छिंदवाड़ा से बीजेपी के विवेक बंटी आगे चल रहे हैं, विवेक बंटी आगे चल रहे हैं। और गुजरात की सभी सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। आपको बता दें राजस्थान बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है। बारामती में सुप्रिया सूले आगे चल रही हैं और अमरावती से नवनीत राणा पीछे। वाराणसी से प्रधानमंत्री 17,000 वोटों से आगे। कन्नौज से अखिलेश यादव 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 36 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 36 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। मेरठ से अरुण गोविल 20,000 वोटों से आगे निकल चुके हैं। ये बड़ा उलटफेर देखने को मिला क्योंकि पिछले कई अभी घंटों से देखा जा रहा था कि अरुण गोविल पीछे चल रहे थे, अब वो आगे हो गए हैं। और देखा जाए कांटे की टक्कर नजर आ रही है इंडिया अलायंस में और एनडीए में, अब टक्कर नजर आने लगी है। गाजियाबाद से बीजेपी के अतुल गर्ग आगे हो गए हैं। गाजियाबाद से बीजेपी के अतुल गर्ग आगे हो गए हैं। लंबे समय से देखा जा रहा था कि अतुल गर्ग पीछे चल रहे थे और अतुल गर्ग आगे हो गए हैं। तो अतुल गर्ग रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल रहा है। आती ये शुरुआती रुझान है और देखा जा रहा है 10:30 का समय होने जा रहा है, शुरुआती रुझान है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर संजय सिंह बघेल, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। देखा जाए शुरुआती रुझान आया है, शुरुआती रुझान में देखा जा रहा है कि एनडीए को मिलता हुआ नजर आया, 272 को क्रॉस कर गए। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर कांटे की टक्कर है और कई जगह समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए। शुरुआती रुझान को किस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि अभी समय है। शुरुआती रुझान में ऐसा होता है किसी विधानसभा में किसी का वर्चस्व आगे तो वो वहां से आगे निकल जाता है। हाँ, देखिए बिल्कुल सही कहा कि शुरुआती रुझान में एक तरह से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है, क्योंकि आप जैसे कह ही रहे हैं कि एक दूसरे विधानसभा किस विधानसभा में किस तरह के लोग का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये शुरुआती रुझान है। और मुझे लगता है कि अभी 12-1 बजे तक जाके पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब 50% के आसपास एक तरह से रिजल्ट आ जाएंगे तब एक तरह से पूरी पिक्चर क्लियर होगी। उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा ये हो सकता है कि एक तरह से जो हम कहें यादव और मुस्लिम का गठजोड़ रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं हो सकता है रिजल्ट जो अभी दिखाई दे रहा वो कहीं ना कहीं उस विधानसभा में प्रोमिनेंट रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ एनडीए पीछे लग रही है। और दूसरी बात मुझे लगता है इस बार मायावती का भी एक तरह से जो सपोर्ट था वो खुल करके किसी की तरफ था नहीं, तो हो सकता है अंदर अंदर कुछ ऐसा रहा हो कि एक तरह से एनडीए को रोकने के लिए सब लोग इकट्ठा हो गए हों, उसका परिणाम हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि 65 सीट के आसपास जो है बीजेपी लेके जाएगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग एक तरह से जो हम उत्तर प्रदेश में चलती है वो एक बड़ा राजनीतिक कारण हो सकता है। ओवरऑल यदि हम देखें तो एक तरह से देखें कि 543 सीटों में 200 के सीटों पर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, तो इसका टोन एक तरह से जब हम बोलते थे कि यदि मोदी जी बोलते थे अब की बार 400 पार, या जनता के पास स्लोगन भी गया था अब की बार 400 पार, तो एक टोन तो फिक्स हो गया था कि 400 पार तो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन 400 पार पे बहस हो सकती है। तो दूसरी पार्टियां इस खेमे में परेशान होने लगी कि 400 पार कैसे हो सकता है। तो एक तरह से जो 400 पार करने का जो आंकड़ा था, यदि 300 पार भी करते हैं तो इसमें बीजेपी की विजय होगी, क्योंकि 303 से यदि आगे जाते हैं, एक सीट भी आगे जाती है, तो इसमें एनडीए की जीत ही मानी जाएगी। बिल्कुल, तो अभी शुरुआती रुझान है। सर भी ये कह रहे हैं कि ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कहने रही थी कि बीजेपी जो लड्डू बना रही है वो हमारे यहाँ भिजवा दे या गरीबों में बंटवा दे। उनका सुपड़ा साफ हो रहा है और फिर से देखा जा रहा है कि सरकार हमारी बनती। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का वर्चस्व लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर रुझान तो आ रहे हैं, लेकिन जहां देखा जाए अगर पूर्वांचल की बात की जाए, क्योंकि कुछ सीटों पर हम लोगों को पहले से पता है समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है और बीजेपी ने पूरी वहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था उस सीट को छीनने के लिए। गाजीपुर सीट की बात की जाए, मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, डिंपल यादव वहां से मैदान में है। कन्नौज से जाके देखा जाए 2 बार डिंपल यादव, 2 बार अखिलेश यादव पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद रह चुके हैं। लास्ट टाइम देखा गया 2019 में वहां से सुब्रत पाठक वहां से जीते थे, और वही कन्नौज जहां से डिंपल यादव निर्विरोध चुनी गई थी और उसी जगह से डिंपल यादव हार गई थी। अब सवाल ये देखा जा रहा है कि उसी कन्नौज में अखिलेश यादव 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं।
तो ये किस प्रकार से आकलन किया जाए? ये देखिए, एक तरह से कहा जाए तो मैनपुरी, इटावा, कन्नौज एक तरह से मुलायम सिंह यादव का एक तरह से बेस्ड पॉइंट था। तो वहाँ से यदि ये पार्टी और ये कहें कि उनके परिवार के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कहें कि ये पूरा मैनपुरी, कन्नौज, इटावा और पूर्वांचल, जैसा कि आप बात की, जो अफजल अंसारी के भाई अब जो लड़ रहे हैं चुनाव, तो उसमें एक कहीं ना कहीं सिंपैथी वाला भी वोट वहाँ पे एंगल देखा जाएगा और उनका एक छत्र कहीं ना कहीं रहा है। तो हमने जैसे कि शुरुआती उसमें कहा कि मुस्लिम यादव का गठजोड़ यदि हम देखें तो 20% और यहाँ पे 12% भी यदि हम करें, 12-13%, 33% वोट इस तरह हो जाता है। उसमें सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले में यदि दूसरी जातियाँ भी, दलित भी कुछ उसमें शामिल हो जाते हैं, कुछ ओबीसी वर्ग शामिल हो जाते हैं, तो 40% के आसपास यदि वोट ले लेना, क्योंकि वोटिंग परसेंट जितनी उम्मीद की जा रही थी इस बार कम हुआ है, तो यदि 35 से 40% के वोट पे यदि आप खींचते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो पार्टी विनिंग हो जाएगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर वहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इकट्ठा होना, क्योंकि एनडीए को रोकने के लिए पूरा विपक्ष ही तैयार था। एक मोदी को, जैसे कि आप बोल ही रहे थे या सभी लोग बोल रहे थे कि एक मोदी को रोक लेके पूरा विपक्ष हो गया है, तो उत्तर प्रदेश इसका एक बहुत बड़ा मॉडल और उदाहरण हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कैसे सब लोग एकजुट हुए योगी और मोदी को रोकने के लिए। और योगी को एक तरह से, जिस तरह से प्रोमिनेंट तरह से मुझे लगता है कि आना चाहिए, उस तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोरी दिखाई दे रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा इस बार एनडीए कमजोर महसूस हो रही है। बिल्कुल, और मतलब अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि शाम तक इंतजार हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि शुरुआती रुझान है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर देखा जा रहा है 34 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और देखा जाए उत्तराखंड की 5 की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और देखा गया उत्तराखंड में इस बार कई जो पुरानी चेहरे थे उनके टिकट्स काटे गए थे। अगर बात की जाए हरिद्वार लोकसभा सीट से, तो निशंक का टिकट काटा गया था, काफ़ी चर्चित चेहरे थे वहाँ से। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, हालांकि निशंक भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, केंद्रीय एचआरडी मंत्री रह चुके थे, उनका टिकट काटकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया। उत्तराखंड में 5 सीटों पर देखा जा रहा है कि बीजेपी आगे चल रही है। और राजस्थान की बात की जाए और उसकी मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर देखा जा रहा है कि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर अगर देखा जाए तो बीजेपी को बढ़त मिल रही है। इसे किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, एक तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में जिस तरह से विधानसभा के रिजल्ट आए थे, उससे एक चीज स्पष्ट हो गई थी कि विधानसभा में जिस तरह परफॉर्मेंस मिला है वो कहीं ना कहीं लोकसभा में परिलक्षित होगा, वो दिखाई देगा। और एक तरह से पहले लग रहा था उत्तराखंड थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारने के बाद भी वहाँ विधानसभा में सरकार बनाते हैं और उसके बाद विश्वास लोगों का जमता है, तो एक तरह से उत्तराखंड की 5 सीटों में वहाँ जीतना लाजमी था। और पिछली बार यदि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 29 सीटों में एक कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छोड़ करके सभी सीटें 28 सीटें भाजपा ने जीती थी 2019 में। तो इस बार जिस तरह से थंपिंग मेजॉरिटी मिली है विधानसभा के भीतर, तो वहाँ भी लग रहा था कि 29 की 29, हालांकि 3-4 सीटें थी जिसमें फंसी हुई नजर आ रही थी। एक मंडला था, दूसरा रतलाम था, तीसरा छिंदवाड़ा, विदिशा और ये वाला एरिया था। तो जहाँ लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा कांग्रेस बाजी मार सकती है क्योंकि बीजेपी कमजोर नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरह से विधानसभा का परफॉर्मेंस हुआ और एक तरह मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा था, क्योंकि मोदी जी जिस तरह बोलते थे विकास के नाम पर मोदी की गारंटी है, संकल्प से सिद्धि तक, और जिस तरह से निर्णय भी एक तरह से कठिन निर्णय लिए गए, उससे लग रहा था कि मध्य प्रदेश अपना मूड बना चुका है विधानसभा के निर्णय के बाद। वही चीज भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान का हुआ कि जिस तरह से, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी एक तरह से ताकत कह सकते हैं कि वो किसी छत्रप को उभरने नहीं देती। जो भी छत्रक बड़ा होने की कोशिश करता है, पार्टी से बड़ा होने की करता है, उसके पर काट दिए जाते हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान रहे हो, चाहे वसुंधरा राजे का रहा हो राजस्थान में। तो एक तरह से वहां पे क्या है, कार्यकर्ता मजबूत होता है। तो ये जो संभावनाओं वाली ये जो पार्टी है, एक तरह हम बीजेपी जिसको कह सकते हैं, इसके माध्यम से जो जनता तक संदेश जाता है कि केंद्र में यदि है तो यदि हम सशक्त शासन दे देंगे, सशक्त लीडर देंगे, नेतृत्व देंगे, तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम हमें विधानसभा में देखने को मिलेगा। इसीलिए चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, यहाँ बीजेपी बढ़त बनाएगी। वही चीज गुजरात में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और कुछ सीटों पर अब अपडेट हुआ, आपको बता दें वासवी स्वराज नई दिल्ली से आगे होगी, जो पीछे चल रही थी। हैदराबाद से असुद्दीन ओवैसी जो आगे चल रहे थे, वो पीछे चल रहे थे, वो आगे हो गए हैं। अतुल गर्ग जो कि बीजेपी के गाजियाबाद से आगे पीछे चल रहे थे, वो आगे हो गए हैं। काफी जगह पर उलटफेर निकलकर सामने आ रहा है। और यूपी में कांग्रेस 8 और आरएलडी 2 सीटों पर आगे चल रही है। हमारे साथ नेहा जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता,
हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है नेहा जी आपका। और हमारे साथ राजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है राजेंद्र जी आपका। राजेंद्र जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता नेहा सिंह जी हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले जुड़ी थी, उनका बड़ी गदगद थी। वो कह रही थी आपकी विदाई होने वाली है, जो लड्डू आपके यहाँ घर पे बन रहे थे आपके दफ्तर में, वो हमको भिजवा दीजिए या गरीबों में बांट दीजिए, क्योंकि जनता ने परिवर्तन कर दिया। हमने उनसे कहा कि थोड़ा समय दीजिए, वक्त दीजिए, 1 बजे तक का नतीजों का इंतजार कीजिए। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से देखा जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट्स पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है वो 34 और 35 सीटों पर कड़ी टक्कर आपको दे रही है। तो ये तो एक चुनौती हुई आपके लिए, क्योंकि देखा जा रहा था समाजवादी पार्टी जो दूर दूर तक आप लोग गिनते नहीं थे, और वो 34 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आगे होना, तो आपके लिए तो खतरे की घंटी हो सकता है। राजेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छे से सर आपकी आवाज आ रही है। नहीं सुनील जी, खतरे की कोई घंटी नहीं है। वहाँ पे जिस प्रकार से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया है, तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, क्योंकि जिस प्रकार माफियाओं पे शिकंजा कसा गया है और जिस प्रकार तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में देखा गया था कि वहाँ पे सरकार माफिया चलाने का काम करते थे। इस प्रकार जो है कि वहाँ पे बहन और माताओं के साथ जिस प्रकार की ज्यादती हो रही थी, महिलाएं घर से निकलने में अपने आप को असमर्थ समझ रही थी, उनको डर का माहौल था। और वहाँ पे जो है अपराधी जो कुछ सच करके बोलते थे, आज वहाँ की स्थिति बदली हुई है। आज वहाँ पे अपराधियों की क्या दशा है पूरा देश जानता है। वहाँ पे जो जंगल राज था, आज सुशासन का राज हो चुका है। तो हम उत्तर प्रदेश को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त, पहले भी मैंने आपसे कहा कि शुरुआती रुझान है, और ज्यो ये रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे, हम 70 सीटें जीत करके वहां से आ रहे हैं। ये बात अलग है कि थोड़ा गर्मी के कारण वहां पे वोटिंग कम हुआ है, ये बात ठीक है कि वोटिंग कम हुआ है, उससे थोड़ा बहुत जो नुकसान जो हुआ है, तो उसको अगर अलग रख दीजिए, तब भी हम 70 सीट जीत करके आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर के आश्वस्त है, और ये लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, तो एक प्रदेश का चुनाव नहीं है। तो आप पूरे देश से देखिए कि जहाँ पे लोग कहते थे कि भाई ये केवल नॉर्थ की पार्टी है और लोग साउथ और नॉर्थ को लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, सनातन धर्म को डुबाने का काम जो बता रहे थे कि भाई सनातन धर्म को हम जो है कि नष्ट कर देंगे। तो आज वो स्थिति आप देखिए कि हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। भाई 10 साल सरकार ये यूपीए की भी थी, तो इनके पीछे एंटी इनकम्बेंसी लग गया कि तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति इन्होंने किया। जिस प्रकार से पूरे देश को भ्रष्टाचार में डुबो करके रख दिया, तुष्टीकरण की राजनीति का एक विषय उन्होंने दिखाया। आज हमारे साथ प्रो इनकम्बेंसी है। अभी आप रुझानों में तो देख ही रहे हैं कि हम जो बहुमत लगातार रुझानों में बहुमत में है, लेकिन जो रिजल्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे, आप देखिए कि हम भारी बहुमत से इंडिया का कहीं दूर तक पता नहीं होगा हमारी इतनी सीटें आने वाली। ठीक है, भारी बहुमत से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। ठीक है। और जो कार्य विकास के रुके हुए हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, तो विकसित राष्ट्र बन करके रहेगा, जनता हमारे साथ है। बिल्कुल, हमारे साथ अमिताभ ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, अमिताभ कुमार जी जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हैं अमिताभ जी, स्वागत है आपका। अमिताभ जी, जिस प्रकार से देखा जाए जो शुरुआती रुझान आ गए हैं, और शुरुआती रुझान में देखा जा रहा है कि बड़ा एक देखा जा रहा है कि टक्कर सी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में तो देखा जाए कि समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। जो समाजवादी पार्टी के गढ़ थे वहाँ तो बहुत आगे चल रहे हैं, चाहे वो डिम्पल यादव हो, अखिलेश यादव हो, बदायूं की बात हो, फिरोजाबाद की बात हो, गाजीपुर की बात हो, यहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत आगे चल रही है। शुरुआती रुझान को, जो अभी तक रुझान आए हैं, उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? ये बढ़िया है, अच्छा कंपटीशन है, लेकिन जो मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ा हुआ है, जिससे कुछ आए थे, पर ये मुस्लिम वोट एक मुश्त जो पड़ा है समाजवादी पार्टी को, मतलब जो विपक्षी गठबंधन को पड़ा है, तो उसके लिहाज से मुझे लगता है अभी पॉकेट्स में खुल रहे हैं, अलग अलग ईवीएम्स खुल रहे हैं, तो थोड़ा सा और इंतजार करें। मुझे लग रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत आगे बढ़ेगी, और उसके बाद जो है स्पष्ट होंगी स्थितियां। तो अलग अलग पॉकेट में खुलने पे कई बार आगे पीछे होता रहता है, शुरुआती रुझान ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो होना है वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अच्छी बढ़त मिलेगी, ये हमें उम्मीद है। जैसा कि सारे पोल्स में, एग्जिट पोल्स में भी नजर आया था
और हम लोगों ने भी लोगों से बातचीत की हुई है, तो कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं है। चीजें बढ़ रही हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा 12 बजे तक। 12 बजे के बाद जो है वो पुख्ता होने शुरू हो जाते हैं और उसमें समझ में आएगा कि क्या सचमुच समाजवादी पार्टी कुछ डेंट करने में कामयाब रही है या नहीं। बिहार में तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी, हालांकि बिहार में भी। और ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16,000 वोटों से आगे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव 17,000 वोटों से आगे चल रहे। रुझानों में एनडीए 200 सीटों पर पार कर चुकी है। रुझानों के बाद शेयर बाजार में 2200 अंकों की गिरावट देखने को मिली। राहुल गांधी रायबरेली से 28,000 वोटों से आगे। अमेठी से स्मृति ईरानी 20,000 वोटों से पीछे चल रही। महबूबा मुफ्ती 60,000 वोटों से पीछे चल रही। गुजरात की सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही। अमित शाह 1,60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रायबरेली अमेठी दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बारामती से सुप्रिया सूले 14,000 वोटों से आगे चल रही। बंगाल में बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त मिली है, इसी का कहना है। गुरुग्राम से कांग्रेस 43,000 वोटों से आगे चल रही है। कंगना रनौत मंडी से 22,000 वोटों से आगे चल रही है। कन्नौज से एसपी के 33,000 वोटों से आगे चल रहे अखिलेश यादव। मैनपुरी से डिंपल यादव 35,000 वोटों से आगे चल रही हैं। 35,000 वोटों से आगे चल रही है। रुझानों में कांग्रेस 400 पार कर गई, इसी ने कहा। इसी के मुताबिक बीजेपी 230, कांग्रेस 98। इसी के मुताबिक एसपी 34 सीटों पर आगे है। इसी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस गठबंधन आगे चल रहा है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16,000 वोटों से आगे चल रहे। कन्नौज से अखिलेश यादव 35,000 वोटों से आगे। रुझानों में एनडीए 200 सीटों पर आगे चल रही है और रुझानों के बाद शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। रायबरेली में राहुल गांधी 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और अमेठी से स्मृति ईरानी 20,000 वोटों से पीछे। महबूबा मुफ्ती 60,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। गुजरात की सभी सीटों पर 26 की 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी आगे। अमित शाह 1,60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गांधीनगर से रायबरेली अमेठी दोनों सीटों पर कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी है। बारामती से सुप्रिया सूले 14,000 वोटों से आगे। बंगाल में बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त मिली है, इसी का कहना है। गुरुग्राम से कांग्रेस 43,000 सीटों से आगे चल रही है। कंगना रनौत मंडी से 22,000 वोटों से आगे चल रही है। विक्रमादित्य सिंह जो कि काफी बड़ा चेहरा है, यहां पर राजा रानी की लड़ाई देखी जा रही थी मंडी से। और मैनपुरी समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव 35,000 वोटों से आगे। रुझानों में कांग्रेस 100 को पार कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी 230। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16,000 वोटों से आगे। कन्नौज से अखिलेश यादव 35,000 वोटों से आगे चला है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर 65,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो जो अपडेट हमारे पास आती जा रही है हम आपको बताते जा रहे हैं। अनुराग जी हमारे साथ अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ जी, जो फ्रेश अपडेट हमारे पास आई वो हमने आपको बता दिया कि कहां से कौन आगे चल रहा है, किस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि अभी रुझान है और ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वो ये कह रही थी कि जनता ने बीजेपी की विदाई कर दी और इंडिया अलायंस का नेता ही बीजेपी देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूर्व प्रधानमंत्री हो गए हैं। देखिए, जब तक रुझान बहुत पुख्ता नहीं हो जाते कोई भी राजनीतिक दल जो है ना आशा नहीं छोड़ता है और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके कैंडिडेट और उसके कार्यकर्ता सब जगह लगे हुए हैं। उनकी हिम्मत जगह बनाए नहीं रखेंगे तो फिर वो छोड़ने लगते हैं, जगह छोड़ने लगेंगे तो फिर वो कमजोर पड़ने लगेंगे, क्योंकि काउंटिंग के वक्त अंतिम समय तक खड़ा रहना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जरूरी है कि वो हिम्मत बंधाते रहें। हालांकि अभी रुझान जो है और चैनल्स पे थोड़े चेंज हो गए हैं। 37 और 33 का आंकड़ा हो गया है। एनडीए जो है 37 पे चला गया है और INDIA जो है उत्तर प्रदेश में 33 पे आ गया है। आपके यहाँ थोड़ा सा अलग आंकड़े दिख रहे हैं मुझे, लेकिन ये अभी चलती रहेगी स्थिति 11 साढ़े 11 तक। उसके बाद जो है रुझान हमें लगता है कि हाँ पुख्ता होने लगे हैं। और उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बात है जो कल परसों हमारे पास आई थी डिटेल, जिसमें कि जो हम लोग समझ रहे थे कि बीजेपी को मुस्लिम वोटों में और कुछ हिस्सा मिलेगा, वो एकदम 0 हो गया है। 6-7% से नीचे आके 1%, 2% पे आ गया है। इसका असर मुझे लगता है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में खास करके देखने को मिल रहा है। बिहार में अभी तक नहीं मिला है, लेकिन अभी वहां भी सीटें खुलनी है
तो वहां मुझे लगता है कि वैसे भी तेजस्वी यादव ने काफी मेहनत की थी, तो थोड़ा और बढ़त उनको मिलनी चाहिए। अभी वो दिख नहीं रही है, लेकिन 11 साढ़े 11 के बाद दिखेगी। बिल्कुल संजय जी, जिस प्रकार से देखा जाए जो नए नए रुझान आ रहे हैं हमने आपको बता दिया है, लेकिन अगर बात की जाए अमेठी से, स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को वहां से हरा दिया था, लेकिन स्मृति ईरानी 20,000 वोटों से वहां से पीछे नजर आ रही हैं। किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, इस बार अमेठी में वहाँ के लोकल किशोरी लाल शर्मा एक तरह से वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और एक तरह से कुछ भी हो, अमेठी में एक तरह से स्मृति ईरानी बाहरी कैंडिडेट थी, लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी और जिस तरह से एक तरह से रुझान चल रहा था एक तरह से पूरा, उसमें राहुल गांधी को हराने में सफल रही। लेकिन मुझे लगा स्थानीय बनाम बाहरी का इस बार जो चुनाव हुआ है, तो उसमें स्मृति ईरानी पीछे नजर आ रही हैं। हो सकता है अभी शुरुआती रुझान आते समय 12:30 साढ़े 12 तक चीज़ें और स्पष्ट हो जाएं, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी कि रुझान किस तरफ है। रुझानों के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं, तो मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि कुछ ऐसे पॉकेट होते हैं, कुछ ऐसे विधानसभा के क्षेत्र होते हैं जहां कुछ लोगों का समर्थन ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का समर्थन कम होता है, लेकिन जब दूसरी तरफ की जब पेटी खुलेगी तो मुझे लगता है और थोड़ा स्पष्ट होगा। तो 12 साढ़े 12 बजे तक यदि रुझान एक तरफा हो रहे हैं, तब समझ जाइए कि रिजल्ट में वो कन्वर्ट होंगे। अभी थोड़ा सा मुझे लगता है एक तरह से ट्रेंड पता चल रहा है, लेकिन सभी जगह का ट्रेंड नहीं पता चल रहा है। सभी जगह ट्रेंड वो 12 बजे के बाद ही आएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि स्पष्ट कौन सी पार्टी बहुमत में जा रही, कौन सा व्यक्ति बहुमत में जा रहा है। यही चीज स्मृति ईरानी और किशोरीलाल शर्मा को लेकर होगा कि अमेठी में कौन जीत रहा है। कांग्रेस बाजी मार रही है, बीजेपी की स्मृति ईरानी आगे जा रही है। जी बिल्कुल, तो भी कहना जल्दबाजी होगी। कितने राउंड की वोटिंग होने के बाद, 4-5 राउंड की वोटिंग होने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन आगे है कौन, क्योंकि अगर 5 विधानसभा सीटें वहां पर हैं तो देखा जाता है कि किसी विधानसभा में, लेकिन फिर भी किशोरी लाल आपने कहा कि एक उसी क्षेत्र के हैं तो जनता का लगाव हो सकता है उनसे ज्यादा हो, और स्मृति ईरानी बाहर ही, लेकिन फिर भी अभी सब्र करना पड़ेगा। जिस प्रकार से देखा, राजेश जी हमारे साथ जुड़े। और राजेश जी, अब जो लड़ाई देखी जा रही थी अब एक तरफा नहीं रह गई है। अब ये देखा जा रहा है कि लड़ाई बिल्कुल करीब आती हुई नजर आ रही है। जैसे पहले कहा जा रहा था कि आप लोग कहते थे हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं उन लोगों को, कि हमारा तो कोई मुकाबला नहीं है उत्तर प्रदेश में, और अब लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो तो ये दिखा रहे हैं कि वो आपको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। राजेश जी। नहीं सुनील जी, देखिए एक तो बात ये है कि थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज कम था, टक्कर कहीं नहीं दे। आप देखेंगे ना, जब रिजल्ट में कन्वर्ट होने लगेगा ये जो रुझान है, तो कहीं आपको टक्कर दिखने को मिलेगा ही नहीं। हम तो इस बात का अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि विपक्ष जो है कितने घंटे के बाद जो है छाती पीटना शुरू करेगा ईवीएम का। मैं तो बस इसी बात के इंतजार में हूँ कि अभी 2 दिन पहले अभी आपने देखा कि कल भी वो छाती पीट रहे थे ईवीएम का कि कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। तो मैं तो इसी इंतजार में हूँ कि छाती कब पीटना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ईवीएम चिल्लाने वाले हैं। आप देखिएगा, आपको इस चैनल पे बोलेंगे कि ईवीएम से गड़बड़ी हुई, क्योंकि ये जैसे ही रिजल्ट में कन्वर्ट होना शुरू होगा तो फिर इन लोगों की हवा लगने वाली नहीं है, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, क्योंकि जनता जनार्दन ने वोटिंग किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के काम को, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास हासिल किया है जनता ने, वो विश्वास अभी तक बरकरार है। ये 10 साल के बाद भी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ प्रो इनकम्बेंसी है, और अभी तक आप दिखा रहे हैं लगातार सुबह से कि हम बहुमत में तो लगातार बने हुए हैं, लेकिन जब ये रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे तो विपक्ष का कहीं हवा नहीं लगेगा, और वो बिल्कुल धरातल पे नहीं है। बस तो हम इस इंतजार में है कि ईवीएम का रोना कब रोने वाले हैं। सुनील जी बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि जब पूरे नतीजे क्लियर हो जाएंगे उसके बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। और लेकिन फिर भी जिस प्रकार से अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता जुड़े थे, और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि हमारी सरकार बनने वाली और इंडिया अलायंस के नेता ही फिर से जो देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उनका ये कहना था। चलिए अमिताभ जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अमिताभ जी, अगर उत्तर प्रदेश के ग्राफ को समझें, और 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर, और अगर बात की जाए कि बहुत सी जगह समाजवादी पार्टी ने अपने लास्ट मोमेंट पर आकर उम्मीदवारों को बदला और एनालिसिस की गई, क्योंकि कन्नौज से अगर देखा जाए तेज प्रताप यादव को पहले उतार दिया गया था, फिर कुछ मत एनालिसिस हुई, उसके बाद अखिलेश यादव का नाम तुरंत आगे आया। डिम्पल यादव का पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका था। उसके बाद देखा जाए चाहे बदायूं की सीट हो, चाहे फिरोजाबाद की सीट हो, पहले शिवपाल यादव का नाम आगे आ रहा था, फिर उनके बेटे का नाम आगे आया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या समाजवादी पार्टी ने ये नया प्रैक्टिकल लास्ट मोमेंट पर किया
ये समाजवादी पार्टी को कहीं फायदा देगा ना, ऐसा लग रहा है आपको क्या? नहीं, अभी वैसे कहना मुश्किल है। और ये सीटें बदलने का मुख्य कारण ये रहा ना कि वहां पे केवल और केवल जो है अखिलेश यादव तय कर रहे थे किसको कौन सी सीट मिलेगी। जो ये लोग प्रॉपर प्रोफेशनल ढंग से कि पार्टी में एक कमेटी जो है वो सारा रिसर्च करे, सर्वे रिपोर्ट करे और उसके बाद नाम को फाइनल करे, वो जब नहीं होता है तो फिर मालिक के आदेश पे जब होना होता है तो फिर वो एक निर्णय ले लिया, उनको बाद में फीडबैक मिलने लगेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर दूसरा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, ऐसा होने लगता है। जब तय कमेटी के द्वारा चीजें फाइनल होती हैं तो चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सारी प्रक्रियाओं से गुजर करके जो कैंडिडेट सही लगता है उसको फाइनल करती है। उसमें कभी कभार जैसे कोई बड़े नेता का प्रभाव में जैसे कुछ निर्णय लिया गया है तभी चेंज होता है, नहीं तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे अखिलेश यादव किसी के नहीं, शिवपाल यादव वगैरह के भी मुझे नहीं लग रहा है कि सुन रहे थे, बस उनको खाली है कि आप अपना रिकमेंडेशन भेज दीजिए, तय मैं करूंगा। तो इस वजह से इतने सीटों में बदलाव हुआ है। अब अखिलेश अभी भी बहुत परिपक्व मुझे नहीं नजर आते। कई मामलों में ऐसा देखा गया। अब जिस तरीके से ये सीटें चेंज की गई इसका असर पड़ता है, मतदाताओं पे भी असर पड़ता है। अभी तो खैर चूंकि अभी मैं बहुत स्पष्ट देख रहा हूँ ना, मुस्लिम यादव वोट जो है बहुत एक तरफा गए हैं, तो उसका लाभ अभी दिख रहा है। लेकिन और जो पेटियां खुलेंगी और जो ईवीएम्स खुलेंगे सामने आएंगे तो 11:30 के बाद मैंने कहा ना कि तस्वीरें और ज्यादा स्पष्ट होगी। अगर सपा, क्योंकि सपा पिछली बार बहुत बुरी तरह मार खा गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सपा के वोट कम हो गए थे। सपा के अपने कोर वोटर हैं और मुसलमानों का जिस ढंग से सपोर्ट मिला है उससे थोड़ी मजबूत हुई है, लेकिन अभी भी सीटों का कन्वर्जन इसको नहीं मानेंगे। तो अभी कन्वर्जन नहीं मान सकते। संजय जी, किस प्रकार से देखा जाए, जहां एक तरफ गुजरात में 26 के 26 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है बीजेपी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है, उत्तराखंड में 5 की 5 लोकसभा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर मंडी की बात की जाए, हिमाचल की जो कि गढ़ था कांग्रेस का विक्रमादित्य सिंह, जिसको कहा जाता है राजा है, वहां के राजा रानी की लड़ाई बताई जा रही थी, और मंडी से कंगना रनौत 25,000 वोटों से आगे चल रही है। तो किस प्रकार से देखा जाए? माटी और मानुस वाला लड़ाई है वहाँ पे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी वहीं से आते हैं, अमित शाह जी भी वहीं से आते हैं। तो हाँ, एक कहीं ना कहीं माटी मानुस वाला एक सवाल उठता ही है, और उसके माध्यम से वहाँ के लोग जो है बीजेपी को एक तरह से उन पे कहीं ना कहीं देखें तो उसका जो निर्णय होगा वो अभी इन दो व्यक्तियों के बीच में होगा। इसलिए एक तरह से वहाँ की गुजरात की जनता कुछ भी होकर के मोदी और शाह को जिताने के लिए नहीं, वो पार्टी को जिताना चाहती है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व पे जो देश में एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं वो गुजराती भाई लोग कर रहे हैं। तो एक तरह से एक तो इम्पैक्ट फैक्टर गुजरात में दिखाई दे रहा। मध्य प्रदेश में आपने अभी देखा ही है कि विधानसभा में जिस तरह से निर्णय आए थे, जिस तरह से रिजल्ट आए थे, उसका एक बहुत बड़ा बेस तैयार हो गया था कि लोकसभा में वही चीजें आएंगी। भले वहां प्रधानमंत्री का चेहरा बदला गया, वो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया हो, शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को लाया गया हो, लेकिन वो एक ट्रेंड सेट कर दिया गया कि यदि विधानसभा में अच्छा रिजल्ट आया है तो लोकसभा में भी आएगा। 29 के 29 सीटें यदि मध्य प्रदेश में भाजपा इस बार फिर जीतती है तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लग रही है, क्योंकि अभी जो हमें सुबह के जो रुझान दिखाई दे रहे थे उसमें नकुलनाथ जो कमलनाथ के बेटे वो पीछे दिखाई दे रहे थे। तो हो सकता है 29 को 29 सीटें बीजेपी मध्य प्रदेश में ले लें। हिमाचल और उत्तराखंड की हम बात करें तो एक तरह से पिछली बार भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार भी। इस बार हो सकता है हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी जो सीट फंसी हुई नजर आ रही थी कंगना रनौत की थी, लेकिन मैं आपके इसमें देख रहा हूं कि इसमें कंगना रनौत भी आगे चल रही हैं। तो हो सकता है हिमाचल प्रदेश में उनकी चारों की चारों सीटें आ जाएं, इसी तरह उत्तराखंड में सीटें उनकी आ जाएं। तो मुझे लगता है इन स्टेट में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा स्टेट कहते हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया, पूरा लोकसभा की आधी सीट जीत ली जी। तो उत्तर प्रदेश में मुझे जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं ये थोड़ा सा प्रत्याशित है, क्योंकि अभी जो एक प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि ये मुस्लिम का एक तरफा वोट देना, और मुस्लिम आबादी 20% बहुत होती है, यदि एक तरफा वोट पड़ता है 18 से 20% भी पड़ता है तो बहुत बड़ा अंतर लेकर आएगा, क्योंकि 15% यदि यादव और ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग दलित भी निकलते हैं तो 35 से 40% का एक वोट परसेंट, और दूसरी तरफ एक तरह से 25 से 30% का एक बड़ा मार्जिन लेकर आएगा। तो हो सकता है, लेकिन हम बार बार कहते हैं शुरुआती रुझान है, ये कुछ विधानसभाओं में हो सकता है कि बीजेपी के लोगों, कुछ में समाजवादी पार्टी के लोगों, कुछ में एक जाति के लोगों, एक धर्म विशेष के ज्यादा लोग हैं, तभी कुछ कहना अप्रत्याशित होगा।
थोड़ा इंतजार कीजिए, 1-1.5 घंटे बाद थोड़ा पिक्चर और क्लियर होगी, तब हम लोग बता पाएंगे कि अभी क्या स्थिति बदलने वाली है। जी अमिताभ जी, अगर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात की जाए, 2014 में 7 की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में, 2019 में 7 की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में, और इस बार अलायंस था, इंडिया अलायंस, तो उसमें देखा गया कि कुछ सीटों पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। उसके बाद भी देखा जा रहा है कि 7 की 7 लोकसभा सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। किस प्रकार से आप देखते हैं? दूसरा सवाल मेरा आप इसमें यही है, पंजाब की 5 लोकसभा सीटों पर, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। अमिताभ जी। जी, दिल्ली में तो देखिए केवल एक सीट पे मुझे जो शंका थी वो चांदनी चौक, बीच में उसमें कांग्रेस आगे भी गई थी, अभी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसे रुझान दिख रहे थे, और आप भी 1-2 सीटों पे आगे दिखी थी, लेकिन वापस मेरे ख्याल से शायद उसी पे आ गया है। तो दिल्ली में मुझे लगता है कि 7 की 7 सीटें आनी है। पंजाब में ये है कि आप जो है वहां पे मेरे ख्याल से सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, आप और कांग्रेस, और बीजेपी को वहां पे अगर 3 सीटें भी मिल जाती हैं तो बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा वहां पे, उम्मीद कम है वहां पे। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पंजाब में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, बीजेपी को यह मालूम भी था। हाँ, शिरोमणि अकाली दल अगर वहां बिल्कुल 0 होती है तो वो आगे भविष्य के लिए उनके लिए बहुत नुकसानदेह होने जा रहा है। पंजाब को लेकर वैसे भी जो है एनडीए जो है वो उसको बहुत काउंट नहीं कर रही थी, उसे पता है कि उसको वहां माइनस में जाना है। इस लिहाज से देखें तो बाकी जगहों पे इन्होंने काफी मेहनत की। उड़ीसा में बहुत अच्छे ढंग से ये जा रहा है इनका, उड़ीसा में इनको बहुत अच्छी बढ़त मिली हुई है। साउथ की सीटों पे इनको जो जहां बिल्कुल 0 थी वहां पे कुछ इनको, केरल में भी 2 सीटों पे आगे चलती दिख रही थी, आंध्र प्रदेश में काफी अच्छा ये दिख रहा था, तेलंगाना में हालांकि कांग्रेस के साथ टक्कर चल रही थी, माना जा रहा था कि कांग्रेस से भी ज्यादा सीटें तेलंगाना में ले सकती जी, लेकिन अभी टक्कर चल रही है, अभी वही है 11:30-12 तक चीजें धीरे धीरे होंगी। तो बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में कुछ लूज भी करती है, हालांकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, उत्तर प्रदेश का माहौल क्योंकि मैंने देखा हुआ है, लेकिन ये केवल एक माइनस पॉइंट गया कि मुस्लिम वोट जो है बिल्कुल एक तरफा पड़े हैं। तो ये काफी जबरदस्त ये है, 1% शायद इनको केवल यहाँ पे मिला हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस बार जो है मुस्लिम वोट जो है जरा भी बीजेपी की तरफ नहीं गया, जबकि जिस ढंग से काम किया था नरेंद्र मोदी जी ने, हर एक स्कीम जो है उसमें मुस्लिम लोगों को काफी सुविधा मिली थी। फिर 3 तलाक जैसे कानून को ये किया था उन्होंने, तो उन्हें उम्मीद थी कि महिलाओं से, हमें लग रहा था कि महिलाएं जो हैं वो जो है कम्युनिटी सामुदायिक निर्णयों से अलग हट करके वोट करेंगी, लेकिन वो नहीं हुआ है। ये कल परसों ही ये आंकड़े आ गए हैं, तो वो नहीं हुआ है का मतलब नुकसान दिखेगा, लेकिन इतना सीटों का नुकसान नहीं होगा। मेरे ख्याल लगता है, मुझे अभी भी लगता है कि 70+ बीजेपी को जाना चाहिए। 70+ बीजेपी को जाना चाहिए। हमारे साथ राजेश जी जुड़े, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राजेश जी, जिस प्रकार से देखा जाए अभी वक्त है, समय समय पर अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी अपडेट हो रहा है, और कई जगह आप पीछे चल रहे थे, वहाँ पर आप आगे हो गए। जैसे अगर बात की जाए मेरठ की, तो अरुण गोविल वहाँ से आगे हो गए हैं। आप गाजियाबाद से पीछे चल रहे थे, वहाँ से अतुल गर्ग फिर से आगे हो गए हैं। आप नई दिल्ली से पीछे चल रहे थे, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज वहाँ से आगे हो गई हैं। और आप नॉर्थ ईस्ट से पीछे चल रहे थे, वहाँ से आप आगे हो गए। बहुत सी सीटों पे मेरे पास अपडेट आ रही है कि बीजेपी फिर से आगे हो गई है। लेकिन फिर भी ये देखा जाए राजेश जी कि जिस प्रकार से आप लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि इंडिया अलायंस इतना हमको टक्कर नहीं दे पाएगा, इंडिया अलायंस हमारे बीच में ऐसे चुनौती नहीं दे पाएगा, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसमें इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सुनील जी, जैसे दिल्ली की बात हो रही थी, तो दिल्ली में तो आप देखिए ना कि जब 44 डिग्री तापमान के भी 60% लोगों ने मतदान किया, तभी वहां पे क्लियर हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें वापस जीतने वाली है। क्योंकि वहां पे जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है उसको जनता ने पसंद किया, और आपने देखा कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जी ने एक मंच साझा कभी नहीं किया, उन्होंने जनता को एकजुट करने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पे आरोप लगाती है और कांग्रेस कहती है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। तो और वहां पे जो भ्रष्टाचार का गंदा खेल हुआ, और जिस प्रकार आपने देखा कि शराब नीति बना करके और वहां पे घोटाला किया गया, तो जनता उस चीज को से उब गई। और जिस प्रकार जनता निकली उस प्रकार से आक्रोश भी था अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ।
कि 44 डिग्री तापमान में 60% लोगों का निकलना वोटिंग करना, ये बताता है कि जो वहाँ की प्रदेश की सरकार है उसके खिलाफ जो है जनता लामबंद है। तो वहाँ पे तो 7 सीट हमको जीतना ही था। और बाकी भी जगह की बातें जहाँ पे आप ये दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे आपने कहा कि जो है कि जहाँ पे हम पीछे चल रहे हैं वहाँ पे हम आगे हो गए हैं, और जहाँ पे भी पीछे चल रहे हैं वहाँ भी आगे हो जाएंगे। आप देखिएगा कि जब ये कन्वर्ट होंगे रिजल्ट में, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको रिजल्ट आपको अप्रत्याशित देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जनता जनार्दन जो है, जब भी वहाँ पे कोई सर्वे होता था या पूछा जाता था लोगों से, जनता जनार्दन से, कि भाई राहुल जी की तुलना में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तुलना में आपको बेहतर प्रधानमंत्री कौन लगता है, तो 80% जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकार किया। तो ये रिजल्ट